क्लास और मिलेगा, तो ये दोनों टॉपिक अगर कवर हो गए। हाँ, तो ये दो दो क्लास ये भी अभी अगर और मिल जाएगा तो आप लोग का लगभग बहुत सारा कोर्स हो जाएगा। तो 6 बज चुके हैं। आप सभी का पुनः पुनः बहुत बहुत स्वागत है सीटेट की ऑनलाइन कक्षाओं में। और हम सभी प्रयास कर रहे हैं कि आपका सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस हम टाइम पे करा सकें। हम सरल एक जो समझ है वो आपके अंदर विकसित कर सके, क्योंकि अभी बहुत गैप हो चुका है। बहुत सालों के बाद कई साथी मैथ्स विषय को पढ़ रहे होंगे, तो मेरा तो यही उद्देश्य होता है कि जितने सरल तरीके से मैं आपको बता सकूं, कुछ प्रैक्टिस करा सकूं क्वेश्चंस अपने सेशन में। और आज हम परिमाप और क्षेत्रफल का सत्र तो लेंगे ही, साथ में मेरे 2-3 सेशन से एक टॉपिक छूटता आ रहा था। वो है कि गणित में जो शिक्षण अधिगम सामग्री होती है, जो एलटीएम होते हैं, उस पर भी 2 प्रश्न तो आते ही हैं, मैंने देखा है क्वेश्चन पेपर में। तो उस पर एक छोटी सी हमारी लास्ट में मैंने रखा है उस स्लाइड को, क्योंकि हमारा मेन तो पेरीमीटर और एरिया है, परिमाप और क्षेत्रफल, इसको हम पहले समझ लेते हैं। और लास्ट की जो मेरी 4 स्लाइड रहेगी वो आपकी जो मैथ्स टीचिंग एड्स होते हैं, टीएलएम होते हैं, जिनको हम अब एलटीएम बोलते हैं, उससे संबंधित होंगे। तो उससे भी प्रश्न आते हैं, आप क्वेश्चन पेपर को अगर ध्यान से देखेंगे तो आज का सत्र हम यहाँ पर शुरू करते हैं। मेरी आवाज अच्छे से आ रही है कि नहीं, बस थोड़ा सा बता देंगे एक बार। मेरी आवाज स्पष्ट है? जी, थैंक यू सर। जी मैम। मैं सभी को म्यूट कर दे रही हूँ थोड़ा, क्योंकि जल्दी हो जाएगा। म्यूट है क्या आप लोग? म्यूट हो गए होंगे, है ना? ओके, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जैसा कि हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं क्षेत्रमिति, है ना? और क्षेत्रमिति जैसे गणित एक पूरा विषय है, इसके अंदर अंतर्गत बहुत सारे इसके ब्रांचेस हैं। जैसे एक पेड़ होती है, उसकी बहुत सारी टहनियां होती हैं, वैसे ही गणित के अंदर भी उसकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं। तो उनमें से एक शाखा है आपकी क्षेत्रमिति, जो कि मापन से संबंधित है, मेजरमेंट से संबंधित है। तो आज हम क्षेत्रमिति के अंतर्गत जो 2 मुख्य टॉपिक है, परिमाप और क्षेत्रफल, ये दोनों को आज हम कवर करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, लास्ट में मेरे 3 स्लाइड जो हैं वो मैथ्स के शिक्षण अधिगम सामग्री पर होंगे। अभी मैं आपको जो मेरा पहला स्लाइड रहेगा, आपको एक मैं चित्र दिखाऊंगी, और वो उसको सिर्फ मैं 30 सेकंड के लिए दिखाऊंगी, और वो चित्र आपको देखना है, और जो प्रश्न उसमें लिखा रहेगा आप उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है? बार फिर से दिखाने मत बोलिएगा, वो एक एनर्जाइजर टाइप का है ये क्लास शुरू करने से पहले। तो एक बार दिखाऊंगी बस मैं 30 सेकंड के लिए, उसी में आपको देखना है और जवाब देना है, ठीक है? तो ये है आपका पहला स्लाइड। आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, कौन सा जानवर या कितने जानवर, आपको बताना है। चलिए, कितने साथियों ने देख देख पाए 30 सेकंड में? 4, 2, ठीक है, जितना गिन पाए। पता नहीं मैं 30 सेकंड की दिखाई कि नहीं, उससे भी कम दिखाई शायद। जी, तो एक आपको हाथी का चित्र दिखाई दे रहा था, और उसके अंदर भी क्या और जानवर दिखाई दे रहे थे आपको? उसके अंदर, हाथी के अंदर? जी, जी। अच्छा, मैम ने, अमिता मैम ने तो बहुत सारा देख लिया। आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है अमिता मैम। जी, तो ये स्लाइड बस एक एनर्जाइजर की तरह है। किसी चित्र को हम किस प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं, ठीक है? एक चित्र आपको अभी दिखाई दे रहा था जानवर का। तो जी, पूनम मैम सही, 6 भी दिख गए, अच्छा, ओके, वेरी गुड। तो एक चित्र को हम आकृति को हम किस प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं, ठीक है? कई साथियों ने जो ऊपरी, जो आपको ऊपर हाथी का जो चित्र दिखाई दे रहा था, वो उस पर पहले ध्यान गया होगा, और उसके बाद जो अंदर, उस हाथी के अंदर जो चित्र बने हुए हैं, फिर उस पर कई साथियों का ध्यान गया होगा, है ना?
तो ये जो है वो मैंने परिमाप और क्षेत्रफल के क्लास में ये वाला स्लाइड क्यों डाला है, क्योंकि हम बात करेंगे आकृतियों की, और आकृतियों को देखने का जो पर्सपेक्टिव होता है, हमारा जो नजरिया होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो परिमाप और क्षेत्रफल है, ये दोनों ही अभी अभी जब क्लास होगी तब आपको समझ में आएगा कि परिमाप किस तरह से बाहरी जो आवरण है, जो बाहरी घेरा है, उससे संबंधित है, और क्षेत्रफल जो है वो उस आकृति के अंदर का जो भाग है, वो कितना स्थान घिरा हुआ है, वो उससे संबंधित है। तो किसी भी आकृति को देखने के अलग अलग प्रोस्पेक्टिव्स होते हैं, और इसी को एक एनर्जाइजर के रूप में मैंने स्लाइड में आपको दिखाया था। यहाँ पर सबसे पहली जो पहला हमारा वो होगा परिमाप है, जिसको कि हम पेरीमीटर कहते हैं, और मुझे लगता है कि ये हम समझते भी होंगे क्योंकि ये बहुत इजी है। पेरीमीटर क्या होता है, कोई भी फिगर है, कोई भी आकृति है, लेकिन आकृति कैसी होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। कोई भी बंद आकृति के चारों ओर की कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। ठीक है, कोई भी आकृति आपको दिखाई दे रही हो, उसका जो चारों जो बाउंड्री है, जो उसका घेरा है, ठीक है, उसकी कुल लंबाई को हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। जिनको आवाज नहीं आ रही ना, थोड़ा सा नेटवर्क देख लेंगे, क्योंकि बाकी साथियों को आ रही है तो वो नेटवर्क इश्यू होगा। तो किसी बंद आकृति के, यहाँ पर देखिए मैंने एक फिगर डाला हुआ है ना, ये भी कैसी आकृति है, बंद आकृति है ना, चारों तरफ से ये क्लोज्ड फिगर है। और अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करते, जब भी परिमाप आएगा, आप आंख मूंद के उसके क्या कर लीजिए, उसकी जो बाउंड्रीज होती है, जो उसके घेरे हुए हैं, ठीक है, उनका जो नाप है, आप उन सबको क्या कर दीजिए, जोड़ लीजिए। उन सब के मेजरमेंट को आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो फिगर है, क्लोज्ड फिगर, उसमें वो साइड्स के नाम भी दिए हैं, ए बी सी। मैं आपको दिखाती हूँ इससे पेन से। तो यहाँ पर ये देखिए, ये आपका ए हो गया, है ना, ये आपका बी साइड हो गया, ये आपका सी साइड हो गया, ये आपका डी, ये आपका ई साइड, और ये हो गया आपका एफ साइड। ठीक है, तो ये जो है, ये क्या है, इसके चारों, इस बंद आकृति के चारों ओर के घेरे हैं, और इनकी लंबाइयों को अगर हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, परिमाप। बहुत इजी ही, यही कॉन्सेप्ट बस आप याद रखिए। आपको जो भी फिगर मिलेगा एग्जाम में, अगर पेरीमीटर निकालना है, परिमाप निकालना है, तो आप सीधे सीधे उनके उस फिगर की जो बाउंड्रीज हैं, उन सभी के नापों को आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। यहाँ पर देखिए इसका परिमाप, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे इसका मेजरमेंट नहीं दिया है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये सब हमने नहीं डाला है ना। तो यहाँ पर क्या दिया है, ए बी सी डी ई एफ, तो हमको क्या करना है, सभी साइड्स को जोड़ लेना है, और जो भी उसका उत्तर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, परिमाप। परिमाप आप याद रखिए, चारों ओर की जो उसकी बाउंड्री है, जो घेरा है, उसके जो मेजरमेंट है, जो उसका माप है, उनको आपको जोड़ लेना है, बस इतना ही आप याद रखिए। आपका एग्जाम में बहुत आसानी से परिमाप बन जाएगा। हम सूत्रों में भी आएंगे, लेकिन कई साथियों को सूत्र याद नहीं रहते हैं, है ना। तो जरूरी नहीं है सूत्र याद रखना, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को बस याद रख लेंगे, तो हो सकता है 2 मिनट टाइम ज्यादा लगे, लेकिन आप पेरीमीटर जरूर निकाल लेंगे। तो पेरीमीटर जो है वो क्षेत्रफल से बहुत आसान है निकालना। एक मैं यहाँ पर आपको स्लाइड दिखा रही हूँ, जिसमें मैंने 4-5 क्वेश्चन रखे हैं। आप चैट बॉक्स में बताएंगे कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे ए वाला बताइए, ए फिगर को बताइए, उसका पेरीमीटर कितना होगा, जो ए फिगर है उसका पेरीमीटर बता दीजिए। देखिए उसके चार साइड क्या है, 40, 10, 40 और 10, तो क्या हो जाएगा, हाँ 100। वेरी गुड। पहले फिगर का पेरीमीटर क्या आ रहा है, 100। वेरी गुड। बी का बताइए, बी जो फिगर है उसका बताइए, जो बी फिगर है, 5, 5, 5, 5, इसके चारों जो बाउंड्री है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, सबको ऐड कर दीजिए। ठीक है, सबको ऐड कर देने से क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब पहली वाली आकृति हमारी क्या थी, आयत की थी, और दूसरी वाली आकृति हमारी क्या थी, वर्ग की थी। सभी भुजाएं बराबर हैं, स्क्वायर है वो। ठीक है, बाद में हम सूत्रों तक आएंगे, अभी सिर्फ आप यही कॉन्सेप्ट को याद रखिए कि जो भी बाउंड्रीज में जो मेजरमेंट दिया रहेगा उस साइड का, आपको उसको ऐड कर देना। ठीक है, अब सी वाला बताइए, तो सी वाला ऐड करिए। 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1, एक ही तरफ का कर लीजिए उसको, वही 4 बार रिपीट हो रहा है ना, 3 3 6 7, 7 जो है वो 4 बार रिपीट हो रहा है, 28। वेरी गुड।
सी वाले फिगर का क्या है, 28 है। ओके, और डी वाला बता दीजिए लास्ट। डी वाला 100 जोड़िए, 120 जोड़िए, 90 को जोड़िए, 45 को जोड़िए और 80 को जोड़िए। क्या आएगा इसमें? ये वाला जोड़िए, लास्ट वाला डी वाला। पेरीमीटर क्या आएगा? 100, 200, 220, 220 और 310, 355, 495 आ रहा है, 495। सब लोग ऐड किए कि एक दूसरे का ही देख के लिख रहे हैं? सबका 495 आ रहा है, सब ऐड किए हैं ना? तो देखिए कितना इजी है ना, वेरी गुड। देखिए कितनी जल्दी आप लोग सीख गए, अभी तो 11 ही मिनट हुए हैं, आप लोग पेरीमीटर निकालना पूरा सीख गए हैं, है ना? तो कोई भी फिगर आए आपको घबराना नहीं है, जो भी उसके साइड्स दिए हैं उन सभी साइड्स के जो मेजरमेंट है, जो माप है, उनको आप सिंपली ऐड कर लीजिए, वो आपका क्या हो गया, पेरीमीटर। अब चलते हैं आगे। लेकिन जो है हमेशा ऐड कर पाना, हमेशा ऐड कर पाना आसान नहीं होता है। कई बार जो है बहुत पेचीदा चित्र होता है, उसको बार बार ऐड कर पाना, कई बार बच्चे किसी एक साइड को छोड़ दिए तो आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो जो हमारे रेगुलर फिगर्स होते हैं, जो हमारी नियमित आकृतियां होती हैं ना, जैसे आयत है, वर्ग है, त्रिभुज है, वृत्त है, इनके परिमाप और जो क्षेत्रफल है, इसको क्या कर दिया गया है, फॉर्मूले से उसको बता दिया गया, उसके लिए एक फॉर्मूला निर्धारित कर दिया गया। तो हम आगे देखेंगे, पहले तो हम अभी थोड़ा क्षेत्रफल को देख लेते हैं। आप लोग सब परिमाप को समझ गए हैं, बाउंड्री का जो मेजरमेंट है उसका एडिशन को ही हम कहते हैं पेरीमीटर। क्षेत्रफल की जब बात आती है ना, तो सिर्फ बाउंड्री को नहीं देखते हैं, सिर्फ बाउंड्री इसमें नहीं देखा जाता है। इस जैसे कि कोई कमरा है मान लीजिए, अगर आप उसके चारों दीवार, जो चार दीवार है मान लीजिए किसी कमरे में, चारों दीवार के अगर आप लंबाई को नापेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। लेकिन जब हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया क्या होगा, उस कमरे में कितना टाइल्स जो है वो हम बिछा सकते हैं, वो क्या होगा, उस कमरे का एरिया होगा। कोई टेबल है, उस टेबल के ऊपर हम अगर कवर लगाना चाहते हैं तो वो कितने बाई कितने का, कितने स्क्वायर फीट, स्क्वायर मीटर का होगा, वो क्या होगा, उसका एरिया होगा, है ना? तो सिर्फ हम अब बाहरी आवरण को नहीं देख रहे हैं, वो जो पूरा स्थान है, वो जो पूरा आकृति है, वो पूरा कितने स्थान को घेर रहा है, वो क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल को आप याद रखिएगा, केवल हमको बाउंड्री नहीं देखनी है, उसके अंदर यहाँ पर अगर आप ये चित्र देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए लंबाई कितना दिया है, 5, और चौड़ाई कितना दिया है, 3। और अगर मैं 1 बाई 1 टाइल्स की बात करूं तो यहाँ पर कितने टाइल्स दिख रहे हैं आपको, 15 टाइल्स, है ना? यानी हमने लंबाई और चौड़ाई दोनों को क्या कर दिया है, गुणा किया है। जब हम परिमाप की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, मेजरमेंट्स को जोड़ते हैं, और जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो मेजरमेंट्स को हम जोड़ते नहीं हैं, हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस आप देखेंगे जब आप कैलकुलेशन की दृष्टि से देखेंगे क्षेत्रफल को। तो यहाँ पर देखिए, क्षेत्रफल मतलब उस बंद द्विआयामी आकृति द्वारा घेरा गया कुल समतल भाग, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। तो पेरीमीटर यानी बाउंड्री का मेजरमेंट का एडिशन, और क्षेत्रफल में मतलब वो कितना स्थान घेर रहा है। और जब हम मान लीजिए कोई कमरा है, उसमें कितना टाइल्स लगा रहे हैं, तो वो हम किसकी बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की। लेकिन मान लीजिए मैं आपको ये बोलती हूँ कि किसी कमरे में हमको पूरे धान भर देना है, उस कमरे में पूरा धान, मतलब नीचे से लेकर पूरा ऊपर तक धान हम उस कमरे में भर देंगे, तो यहाँ पर क्षेत्रफल वाली बात नहीं आ रही है, यहाँ पर किसकी बात आ जा रही है, आयतन की बात आ जा रही है। किसकी बात आ जा रही है, वॉल्यूम की बात आ जा रही है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम लेंथ ब्रेड्थ, मतलब लंबाई चौड़ाई, और साथ में हम ऊंचाई को भी देख रहे हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं? हमारे अभी इसमें हम आयतन की बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रही हूँ। एक कमरा है, एक कमरे में आप पेरीमीटर को भी समझिए, एरिया को भी समझिए और वॉल्यूम को भी समझिए। पेरीमीटर क्या है, उस कमरे का जो चारों दीवार है ना, उसके लंबाई को आप नाप लीजिए स्केल से या टेप से, उसको जोड़ दीजिए, वो क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। एरिया की बात क्या होती है, उस कमरे में अगर मैं कोई कालीन बिछा रही हूँ या मैं टाइल्स बिछा रही हूँ, तो वो क्या आ जाएगा, वो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई। और अगर मैं बोलूं कि उसको मैं ऊपर से नीचे से ऊपर तक पूरा उस कमरे को भर दूं, तो वहां पर 3 पैरामीटर्स यूज हो रहे हैं, लंबाई भी हो रही है, चौड़ाई भी हो रही है, और वहां पर ऊंचाई भी ले रहे हैं हम उस कमरे की,
है ना, कितने ऊंचाई तक भरना है। कोई कमरा 10 फीट ऊंचा होगा, कोई कमरा 13 फुट ऊंचा होगा, तो वहां पर वो क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। तो ये 3 चीजें मेन है, लेकिन हमारे कोर्स में केवल पेरीमीटर और एरिया तक ही है। तो चलिए अब हम क्षेत्रफल के अंतर्गत जो हमारे कुछ ऐसे फिगर्स हैं जो अक्सर हमारे आसपास देखे जाते हैं, हम उन फिगर्स का थोड़ा सा हम परिमाप भी देखते हैं और क्या देखते हैं, क्षेत्रफल देखते हैं। अगर आप परिमाप का सूत्र याद नहीं करेंगे इन फिगर्स का, कौन से फिगर, मैं कौन से 4 फिगर आपको दिखाऊंगी, वर्ग दिखाऊंगी, आयत दिखाऊंगी, त्रिभुज दिखाऊंगी और वृत्त दिखाऊंगी, ये चारों के सूत्र मैं आपको दिखाऊंगी। और एक बात बता रही हूं, यदि आप इनके परिमाप के सूत्र याद नहीं भी करेंगे तो भी आप परिमाप तो आसानी से निकाल सकते हैं बाउंड्री के मेजरमेंट को ऐड करके, लेकिन क्षेत्रफल के लिए तो आपको सूत्र को देखना ही पड़ेगा। तो एक बार हम देख लेते हैं, जो हमारे रेगुलर फिगर्स होते हैं, जो नियमित आकृतियां होती हैं ना, हम उनका परिमाप और क्षेत्रफल एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा नियमित आकृति क्या है, वर्ग। हम सबको पता है कि वर्ग के चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। एक स्क्वायर के ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए परिमाप का मैंने क्या बताया, चारों बाउंड्री, आप जितने भी बाउंड्री है सबको ऐड कर लीजिए। अगर मैं इस वर्ग की बात करती हूँ तो इसमें 4 बाउंड्रीज दिखाई दे रहे हैं हमको, है ना, और उसका नाप भी दे दिया गया है 7 7 7 7। तो अगर मैं पेरीमीटर निकालूंगी और अगर मैं फॉर्मूले तक जाती हूँ तो फॉर्मूला बना कैसे ये भी मैं आपको बता रही हूँ। एक वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला है 4 गुणित भुजा। तो ये 4 गुणित भुजा फॉर्मूला आया कैसे, क्योंकि परिमाप क्या होता है, चारों घेरे का योग। मतलब ये वाली भुजा, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, चारों को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। और चारों भुजा क्या है, बराबर है एक दूसरे से। इसीलिए हम बार बार उसको जोड़ ना करके हम क्या कर दिए हैं, उसके फॉर्मूले को हमने पर्टिकुलर उसका फॉर्मूला बना दिया कि जब भी स्क्वायर आएगा तो चारों साइड्स को आपको बार बार जोड़ने की जरूरत नहीं है, एक ही जो साइड है उसको आप 4 से गुणा कर दीजिए। आप 7 में 7 जोड़ेंगे 14, 14 में 7 जोड़ेंगे 21 और 21 में 7 जोड़ेंगे 28 आएगा। लेकिन आप डायरेक्ट कर दीजिए 4 into 7, तो क्या हो रहा है, बच्चे का वहां पर टाइम सेव हो रहा है। तो जो फॉर्मूले की बात होती है ना, वो बार बार किसी प्रक्रिया को करने में जो समय की बर्बादी होती है उसी को बचाने के लिए क्या लाए जाते हैं, फॉर्मूलाज लाए जाते हैं। और इस फॉर्मूले को आपको, अगर आप याद नहीं भी कर पाते हैं 4 गुणित भुजा, तो आप कोई भी ये वर्ग देख रहे हैं उसके चारों भुजाओं को आप जोड़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसका हम क्या करते हैं, केवल हम बाउंड्री को नहीं ले रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर का जो एरिया है हमको उसको पूरा लेना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लंबाई को चौड़ाई से गुणा करना पड़ेगा। और यहाँ तो लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। भुजा जो है वो 7 जो है वो लंबाई भी है, 7 जो है वो चौड़ाई भी है। इसीलिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या बन गया है, भुजा गुणित भुजा। लेकिन जब हम आयत में आते हैं तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या हो जाता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। क्यों, क्योंकि आयत का लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला हमारा रेगुलर फिगर जो कि है स्क्वायर, जिसका हमने परिमाप पढ़ा 4 गुणित भुजा और क्षेत्रफल पढ़ा हमने भुजा गुणित भुजा। ठीक है, यहाँ पर इसका फॉर्मूले जो इसमें जो नंबर दिए हैं, जो इसका मेजरमेंट दिया है, उससे परिमाप को निकाल के भी दिखाया है। 4 को हम 7 से गुणा करेंगे तो 28 आएगा, और हम अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49 आएगा। ठीक है, मैं बहुत बेसिक से शुरू कर रही हूँ, बता रही हूँ आपको, क्योंकि कई ऐसे साथी होंगे जो शायद एकदम डायरेक्ट बहुत जल्दी में आगे बढ़ूं तो कहीं हो सकता है उनको डाउट हो। और अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट में ही डाउट होगा तो टेट में इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं कि खाली आपको दे दिया लंबाई चौड़ाई, आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए और आप परिमाप इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा ना तो आपका टेट जो है वो उसके क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो वर्ग जो है स्क्वायर है, क्लियर है आपका। पेरीमीटर का फॉर्मूला है 4 गुणित भुजा और क्षेत्रफल का फॉर्मूला है भुजा गुणित भुजा। अब हम नेक्स्ट हमारे रेगुलर फिगर की ओर चलते हैं, वो है हमारा आयत, जिसको कि हम कहते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की क्या खासियत है कि इसके जो आमने सामने की जो भुजाएं होती है ना, जो आमने सामने के जो साइड्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं रेक्टेंगल के, आयत के। यहाँ पर देखिए एक आयत बना हुआ दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, इसकी लंबाई कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर। तो अगर ये वाला साइड, एक मिनट पेन कहा, अगर ये वाला साइड 12 है, ये वाला,
तो ये जो नीचे वाला साइड होगा ये भी क्या होगा, 12 होगा, है ना। एक मिनट, पेन का थोड़ा मोटा वाला लेती हूँ, दिख नहीं रहा। ठीक है, अगर ये वाला साइड अगर 12 होगा, तो ये जो नीचे वाला साइड है ये भी क्या होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। यही यही एक रेक्टेंगल की खासियत है। और चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई कितना दिया है, कितना दिया है चौड़ाई, मुझे दिख नहीं रहा है इसमें, इसको मैं हटाती हूँ, एक मिनट। दिख रहा है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चौड़ाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो अगर ये वाला साइड आपका 6 सेंटीमीटर होगा, तो ये वाला भी साइड क्या हो जाएगा आपका, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाला साइड अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल की यही खासियत है कि जो इसके आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो हमेशा बराबर होती है। अब जब मैं परिमाप की बात कर रही हूं तो क्या होगा, परिमाप मतलब चारों तरफ का घेरा, चारों तरफ के घेरे का मापन का योग, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, 12 कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 12 इधर भी है, 12 इधर भी है। तो 12 और 12 को जोड़ेंगे, यानी लंबाई कितने बार जुड़ रही है, 2 बार जुड़ रही है लंबाई। और चौड़ाई देखिए यहाँ 6 है और इस तरफ भी क्या है, 6 है ना। तो चौड़ाई कितने बार जुड़ रही है, 2 बार जुड़ रही है। और इसीलिए परिमाप का ये जो सूत्र बना है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, ये कहाँ से आया है, ये परिमाप के बेसिक कॉन्सेप्ट से आया है कि इसके चारों जो साइड है उसका योगफल ही क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। और चूंकि इसकी लंबाई दोनों तरफ बराबर है, इसलिए इसके फॉर्मूले में क्या आ रहा है, 2 गुणित लंबाई, और इसकी चौड़ाई भी 2 बार रिपीट हो रही है, इसलिए इसके फॉर्मूले में क्या आया है, 2 गुणित चौड़ाई। तो इसका परिमाप का सूत्र क्या हो गया, 2 गुणित लंबाई धन 2 गुणित चौड़ाई। 2 को हम कॉमन निकाल लिए हैं बाहर, तो 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो ये हम क्या करते हैं, बच्चों को अक्सर मतलब रटवा देते हैं। अगर हम इस कॉन्सेप्ट से भी जाएंगे ना तो ये हमको हमेशा याद रहता है। तो 2 गुणित लंबाई धन 2 गुणित चौड़ाई क्या होता है, एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है। यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन भी दिया है, लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 6 सेंटीमीटर। इस फॉर्मूले में आप रख लीजिए, 2 गुणित लंबाई की जगह पे हम रखेंगे 12, चौड़ाई की जगह पे हम रखेंगे 6। तो 2 गुणित 18 करने से पेरीमीटर कितना आ गया, 36 सेंटीमीटर। और जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था, केवल अब हमको साइड नहीं देखने, हमको बाउंड्री नहीं देखनी, अब हमको अंदर का जो सतह का जो एरिया है, हमको वो क्षेत्र का माप देखना है ना, उसका पूरा हमको मेजरमेंट चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लंबाई को चौड़ाई से गुणा करेंगे। चूंकि स्क्वायर में क्या था, दोनों तरफ बराबर था, इसलिए उसका सूत्र क्या आया था, भुजा गुणित भुजा, क्योंकि स्क्वायर में तो हर तरफ भुजा ही भुजा है, ना कोई लंबाई है ना कोई चौड़ाई है। लेकिन अगर हम रेक्टेंगल की बात करते तो इसमें लंबाई ज्यादा रहती है हमेशा चौड़ाई से, है ना। दोनों कभी बराबर नहीं होते, अगर वो बराबर हो गए तो वो तो आयत रहेगा ही नहीं, वो क्या बन जाएगा, एक वर्ग बन जाएगा। तो आप आयत का क्षेत्रफल याद रखिए हमेशा लंबाई गुणित चौड़ाई, और भुजा का क्या होगा, भुजा गुणित भुजा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू आ गया, 12 को 6 से गुणा करने पर आ गया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज आप देखिएगा, जब हम परिमीटर निकाले हैं तो उसका जो इकाई आ रहा है वो सेंटीमीटर आ रहा है, लेकिन जब हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इसकी इकाई क्या आ रही है, वो वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। क्यों आ रहा है, ये आपने कभी ध्यान दिया, क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर को जोड़ रहे हैं। जब हम जोड़ते हैं ना तो कभी उसका जो इकाई है वो बदलता नहीं है ना। 12 सेंटीमीटर को 6 सेंटीमीटर से जोड़ने पे हमेशा क्या आएगा, 18 सेंटीमीटर, और 18 सेंटीमीटर का दुगना हो रहा है, इसलिए वो क्या है, 36 सेंटीमीटर। लेकिन जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर गुणा होगा 6 सेंटीमीटर से, यानी सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से गुणा भी हो रहा है। 12 का 6 से गुणा तो हो ही रहा है, लेकिन सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से गुणा भी हो रहा है। इसलिए हमेशा क्षेत्रफल की जो इकाई आती है वो वर्ग इकाई होती है, ठीक है। लेकिन परिमाप में हम केवल जोड़ते हैं, इसलिए उसका जो घात है वो कभी नहीं बदलता है। जैसे 2x प्लस 2x करने से क्या आता है, 4x आता है, लेकिन 2x इंटू 2x करने से हमेशा क्या आता है, 4x स्क्वायर आता है। जब हम जोड़ते हैं घात में परिवर्तन नहीं होता है, जब हम गुणा करते हैं तो घात में परिवर्तन होता है, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम आयतन करेंगे तो उसमें 3 चीजों को हम गुणा करेंगे, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो हम वहां पर क्या करेंगे,
सेंटीमीटर का 3 बार गुणा कर रहे होंगे, तो वहां पर आयतन की इकाई क्या आ जाएगी साथियों, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी, ठीक है, घन आ जाएगी। वेरी गुड। तो इस तरह से आप इकाई को भी जरूर ध्यान रखें। मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि कई बार जो है इकाई पर भी प्रश्न आए हुए हैं कि जो वर्ग इकाई है या घन इकाई है या जो सिंपल सेंटीमीटर मीटर में है वो किसकी इकाई है, परिमाप की इकाई इनमें से कौन सी होगी। तो मैच द कॉलम में भी इस तरह के प्रश्न आए हुए हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। परिमाप की इकाई हमेशा सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर जो भी हो, मिलीमीटर, जो भी उसकी यूनिट होगा वो उसमें आएगा। और क्षेत्रफल की इकाई हमेशा स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर मिलीमीटर, स्क्वायर डेसीमीटर, ये ऐसा ही आएगा। लेकिन क्यों आएगा ये भी समझना जरूरी है ना, केवल रटना नहीं है, हमको समझना है कि क्यों आएगा, है ना। तो चूंकि 2 सेंटीमीटर के टर्म्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए वहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये हमारे 2 रेगुलर फिगर्स हो गए, एक हो गया स्क्वायर, एक हो गया हमारा रेक्टेंगल। नेक्स्ट है हमारा त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज को देखिए, अब त्रिभुज में देखिए सिंपल, जो मैंने एकदम सिंपल आपको बताया, परिमाप के लिए क्या करेंगे, तीनों साइड को जोड़ दो। यही मैंने बताया कि सभी साइड्स को आप जोड़ दीजिए। तो इसमें भी मुझे यही दिख रहा है कि मैं तीनों साइड्स को क्या कर दूं, जोड़ दूं। अब चूंकि त्रिभुज ना अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक एक तो आप ऊपर वाला जो त्रिभुज देख रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, सभी जो भुजाएं हैं वो अलग अलग नाप की है ना। और जो नीचे वाला आप त्रिभुज देख रहे हैं वो क्या हो रहा है, उसमें सभी भुजाएं जो है वो एक जैसी है। तो यहाँ पर ये त्रिभुज का वर्गीकरण है। जो ऊपर वाला त्रिभुज है उसको हम बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज, यानी उसकी एक भी भुजा बराबर नहीं है। और जो नीचे वाला त्रिभुज है उसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, यानी कि सभी भुजाएं जो है वो उसकी बराबर है ना। तो यहाँ पर आप परिमीटर देख लेंगे, अगर अलग अलग है तो हम सिंपल क्या करेंगे, तीनों को जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर एक जैसा है, तीनों भुजा जो है अगर एक जैसा है, अगर ये समबाहु त्रिभुज है, तो उसके लिए क्या कर दिए हैं, क्योंकि एक जैसा है, जैसे हमने वर्ग में क्या किया था, 4 से गुणा कर दिया था भुजा को, वैसे ही हम इसमें क्या कर रहे हैं, 3 से भुजा को गुणा कर दे रहे हैं। तो जरूरी नहीं है आपको सूत्र याद रखना, लेकिन चूंकि मैं प्रॉपर क्लास ले रही हूँ तो मैं आपको इसमें सूत्र भी बता रही हूँ, है ना। एक बार और बताऊं, ठीक है। त्रिभुज जो है वो ऊपर वाला जो त्रिभुज है वो विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु मतलब कोई भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं होगी, सभी भुजा अलग अलग नाप की होगी। अलग अलग नाप की अगर है तो आप क्या करेंगे, आप तीनों तो अलग अलग हैं, तीनों को आप ऐड कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर। लेकिन अगर समबाहु त्रिभुज है तब भी हम तीनों को ऐड कर रहे हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला बना दिया गया है। क्या फॉर्मूला, 3 इंटू भुजा की लंबाई। क्यों, क्योंकि एक ही भुजा तो 3 बार रिपीट हो रही है ना, इसलिए उसका सूत्र क्या बन गया है, 3 गुणित भुजा की एक भुजा की लंबाई। तो एक ही मतलब है, चाहे आप भुजा भुजा याद करें, चाहे अगर समबाहु त्रिभुज आ रहा है तो आप 3 गुणित एक भुजा की लंबाई कर सकते हैं। लेकिन अगर अलग अलग नाप है तो आप ये सूत्र को इस्तेमाल नहीं करेंगे। समबाहु त्रिभुज के लिए ही केवल आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, 3 गुणित एक भुजा की लंबाई। अगर आपको ये याद नहीं रहता, आप सीधे सीधे तीनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब क्षेत्रफल की बात आती है। क्षेत्रफल में जो है इसका एक ही सूत्र है, ये डबल इसमें लिखा गया है रिपीट, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। अब आप बोल रहे होंगे आधार कौन सा है और ऊंचाई कौन सा है, तो मैं इसमें आपको फिगर में दिखाती हूँ कि आधार कौन सा है और ऊंचाई कौन सा है। ये हाइलाइटर कहाँ गया, ये क्या होता है, आधार होता है, ये बेस है ना इस त्रिभुज का। इस त्रिभुज का देखिए ये वाला बेस है ना, ये क्या है, आधार है। और जब हम ऊंचाई की बात करते हैं तो क्या होता है, ये ए से जो 90 डिग्री का जो एक जो मीडियन जो है वो इस पे गिरेगा, या एल्टीट्यूड, वो उसका क्या होता है, क्या हो जाता है, हाइट हो जाता है, ठीक है। तो मैं ऐसा फिगर भी नेक्स्ट स्लाइड में रखी हूं जिसमें आपको हाइट जो है वो मेंशन होगी फिगर में, ठीक है। तो आप ये वाला सूत्र आप कब इस्तेमाल करेंगे, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, जब आपको आधार और ऊंचाई दोनों का वैल्यू दिया रहेगा उस प्रश्न में, ठीक है। देखते हैं स्लाइड में, ये देखिए, ये वाले स्लाइड में देखिए, ये जो बीच का जो हिस्सा ये क्या है, ऊंचाई है, देखिए ये हमेशा 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो और ये जो है नीचे वाला ये क्या है, आधार है। तो यहाँ पर हम इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आधार का देखिए क्या दिया है वैल्यू, 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई का वैल्यू क्या दिया है, 8 सेंटीमीटर। तो आप इस सूत्र में रख लीजिए, 1/2 गुणित आधार की जगह पे हमने रख लिया 10 और ऊंचाई की जगह पे हमने रख लिया 8।
अब ये जो 2 है वो कैंसिल होगा, 5 से 2 पंचे 10 होता है, तो ये 5 गुणित 8 हो जाएगा 40 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन में, हाँ ये कैसे स्पष्ट करें ऐसा पूछ रहे हैं क्या कोई? एक सेकंड में देख, यह कैसे बना? अच्छा त्यागी सर है, बिल्कुल। ये जो ट्रायंगल आप देखेंगे ना, अगर ये जो ट्रायंगल का जो 2 भाग दिख रहे हैं ना, ये एक भाग है और ये वाला दूसरा भाग है, ठीक है। आपको 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। इस ट्रायंगल को अगर मैं इसके ऊपर पलट दूं लाके, इस ट्रायंगल को अगर मैं इसके ऊपर पलट दूं लाके, है ना, इसके ऊपर रख दूं, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है मैं इसके ऊपर यहां रख दूं, तो आप ध्यान से देखेंगे कौन सी आकृति बन जाएगी? वर्ग। कौन सी आकृति बन जाएगी? स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इधर जो राइट साइड वाला त्रिभुज है, अगर मैं उसको इस त्रिभुज के ऊपर रख दूं, तो आप कल्पना करिए ये क्या बन जाएगा? एक स्क्वायर बन जाएगा। और स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर का एरिया क्या होता है बताइए? लंबाई या भुजा गुणित भुजा या लंबाई गुणित चौड़ाई, जो भी आप बोलिए। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि ये जो वर्ग का आधा हिस्सा हुआ ना, ये इसलिए इसको क्या कर दिया गया है? आधार गुणित 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ये आधार क्या है समझ लीजिए, ये क्या है? ये भुजा ही तो है, और ये ऊंचाई भी क्या है? ये भी तो भुजा है स्क्वायर की। तो भुजा गुणित भुजा समझिए, ये जो बी और एच है ना, इसको भुजा गुणित भुजा समझिए। और चूंकि ये एक स्क्वायर का आधा हिस्सा हो रहा है, ये ट्रायंगल स्क्वायर का आधा हिस्सा हो रहा है, इसलिए इसके सूत्र में क्या लग गया है? 1/2 लग गया है, ठीक है। तो ये हमको बच्चों को स्पष्ट करना जरूरी है कि ये सूत्र आया कैसा। ये जो बेस है वो क्या हो जाएगा? ये आपका मान लीजिए ये आपका ये है, और ये मैं इसको देखिए दो टुकड़े कर रही हूँ, दिख रहा है ना आपको? ये पहला ट्रायंगल और ये हो गया आपका दूसरा ट्रायंगल। तो इसी को तो हम बेस बोल रहे हैं, और इसको हम क्या बोल रहे हैं? ये ऊंचाई को क्या बोल रहे हैं? हाइट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम? इसको हाइट बोल रहे हैं। तो यही तो हमारा वर्ग का क्या है? ये भुजा है और ये भी भुजा है। तो क्या होता है इसका क्षेत्रफल? भुजा गुणित भुजा। और चूंकि मैं वर्ग का आधा हिस्सा ले रही हूँ, केवल आधा हिस्सा ले रही हूँ, इसलिए वो क्या बन लग गया है? उस सूत्र में 1/2 लग गया है, ठीक है। स्पष्ट हो पाए हैं क्या? बाकी लोग को क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप याद रखिएगा, त्रिभुज का परिमाप निकालने का कोई टेंशन नहीं है, तीनों साइड्स को आप जोड़ लीजिए, आपका आ गया आंसर। लेकिन क्षेत्रफल में 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई दिया रहेगा। आधार और ऊंचाई का जो नाप है वो आपको क्वेश्चन में मिलेगा, है ना, और इस फॉर्मूले में अप्लाई करके आपको क्या करना है? उसका वैल्यू बस निकालना है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये है हमारा आखिरी है नियमित आकृति में वृत्त, ठीक है। वृत्त क्या है? यहाँ पे देखिए त्रिज्या और व्यास, आपको 2 टर्म्स दिखाई दे रहे होंगे। कुछ साथी शायद गणित में नए होंगे, मैं उनके लिए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करती हूँ। त्रिज्या मतलब क्या होता है? ये जो है ना बीच वाला, ये केंद्र बिंदु है। ये क्या है? केंद्र बिंदु है इस वृत्त का। केंद्र बिंदु से ये जो परिधि तक की दूरी है, ये देखिए मैंने जो येलो किया है ना अभी, उसको जूम करके देखिए। ये जो केंद्र से लेके परिधि, परिधि यानी ये जो इसकी बाउंड्री है, सरकमफ्रेंस बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, उसका बाउंड्री बोलते हैं। तो ये केंद्र से, किसी वृत्त के केंद्र से उसके परिधि तक की जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं रेडियस, ठीक है। और एक वृत्त में हजारों अनगिनत रेडियस होते हैं, अनगिनत। आप ऐसे बहुत से बना सकते हैं, आप इधर भी बना सकते हैं, आप इधर भी बना सकते हैं, आप इधर, आप जितने बनाना चाहें आप उतने बना सकते हैं, ठीक है। और व्यास क्या होता है? डायामीटर। ये जो त्रिज्या है इसका इस तरफ भी ले लीजिए, यानी डबल कर दीजिए। रेडियस का डबल क्या हो जाता है? डायामीटर। यानी आप समझ लीजिए ये गोला है और ये मान लीजिए इसका केंद्र बिंदु है, और यहां से एक तरफ से लेके दूसरे तरफ तक अगर वो केंद्र बिंदु को छूता हुआ कोई रेखा गुजर रहा है तो वो क्या कहलाता है? उसका डायामीटर। अब देखिए यहां से मैं दूसरा कलर लेती हूँ, ये देखिए यहां से यहां तक क्या था? त्रिज्या था, है ना। और इतना ही इधर और बढ़ गया, इतना ही इधर और बढ़ गया। इसलिए हमेशा व्यास जो है वो त्रिज्या का डबल होता है। हमेशा व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या होता है। ये भी आप याद रखिएगा। इसका पार्ट भले नहीं है ये, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल है कि किसी भी वृत्त में अनगिनत त्रिज्या होती, अनगिनत, और व्यास भी अनगिनत होते हैं। लेकिन व्यास के लिए एक उसमें टर्म डाल दिया ना, कंडीशन डाल दिया गया है, क्या?
हमेशा व्यास जो है वो केंद्र बिंदु से होकर गुजरना चाहिए। देखिए अगर मैं एक और खींच रही हूँ ना यहाँ, आप बोलेंगे ये भी परिधि से परिधि को छू रहा है, बाउंड्री से बाउंड्री को छू रहा है, तो ये भी व्यास होना चाहिए। तो नहीं, ये व्यास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने सेंटर पॉइंट को टच नहीं किया है। अगर सेंटर पॉइंट को टच नहीं कर रहा है तो वो जो लाइन है वो जो डायामीटर है वो बिल्कुल नहीं रहेगा। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जीवा, कॉर्ड कहते हैं इंग्लिश में हम इसको। ये है आपका जीवा, ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं? जीवा। तो किसी भी वृत्त में सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? सबसे बड़ी जीवा, ये भी सर्कल जब मैं ज्यामिति पढ़ाऊंगी तो ये आपको बताऊंगी। किसी भी वृत्त में सबसे बड़ी जीवा होती है उसका व्यास, है ना। ये देखिए ये भी जीवा है, जो व्यास है ना ये भी जीवा है, लेकिन ये केंद्र बिंदु से होकर गुजर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? डायामीटर यानी कि व्यास कहते हैं। तो यहाँ पर क्या त्रिज्या और व्यास आप समझ गए। त्रिज्या को हम आर से डिफाइन करते हैं। आर मतलब कि रेडियस, रेडियस मतलब आधा समझ लीजिए, केंद्र बिंदु से लेकर परिधि तक की दूरी, ये है रेडियस आपका। और व्यास मतलब इसी का उस तरफ भी जोड़ लीजिए, ये क्या है? आपका व्यास है, ठीक है। तो ये व्यास का इसमें कोई रोल नहीं है, इसमें रोल किसका है? आर का। आर यानी कि त्रिज्या, किसका रोल है? त्रिज्या का। तो चलिए सबसे पहले हम परिधि सरकमफेरेंस का फॉर्मूला, परिमाप का फॉर्मूला कर लेते हैं। परिमाप को हम क्या कहते हैं? इसमें परिधि कहते हैं। वृत्त के अगर हम नजरिए से देखें तो इसको क्या आएगा आपका प्रश्न में? परिधि आएगा। और उसका सूत्र क्या है? सरकमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर। पाई क्या होता है? अब पाई क्या होता है? पाई जो है, जब हम टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ रहे थे तो ये जो है वो अवास्तविक संख्याओं में आता है ना। पाई का वैल्यू होता है 3.14, या हम इसको दूसरे उसमें लिखते हैं 22/7। ये पूरा ग्लोबल है ना, इसका जो वैल्यू है ये याद करते हैं बच्चे। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। तो जब भी आप वृत्त के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, परिमाप निकालेंगे उसका, तो 2 पाई आर में 2 तो आपको पता है, 2 पाई का वैल्यू क्या होगा? 22/7 होगा। और आर का वैल्यू मतलब इस वृत्त में जो त्रिज्या होगी, तो इस वृत्त में त्रिज्या कितनी है? 7 है। तो यहाँ पर अब इस फॉर्मूले में आप पुट करिए, 2 पाई आर में 2 मल्टीप्लाई बाई पाई मतलब कि 22/7, ये तो इसका वैल्यू है 22/7। इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमको याद करना है और उसमें पुट करना है। और यहाँ पर हो गया 7। तो ये जो 7 और 7 है आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। 2 गुणित 22 क्या आ जाएगा? 44 आ जाएगा। तो ये क्या हो? इसका परिमाप हो गया। परिमाप को ही हम वृत्त का जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। और क्षेत्रफल की बात आ जाते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का? पाई आर स्क्वायर। तो पाई क्या है? 22/7 है। आर क्या है? रेडियस यानी कि त्रिज्या, है ना। त्रिज्या कितना दिया है इस प्रश्न में? 7 दिया है। तो 7 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब क्या होता है? उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। 7 को 7 से गुणा करना। वर्ग 2 है ना, ये घात 2 दिया ना, ये घात 2 का मतलब क्या होता है? जो ये जो संख्या दी है जिसके ऊपर घात लगा है, इसको हमको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 7 को 7 से गुणा किए तो क्या आ गया हमारा आंसर? 49 आ गया। अगर यहाँ पे घात 3 होता, मतलब हम 7 को कितनी बार गुणा कर रहे होते? 3 बार गुणा कर रहे होते, ठीक है। तो यहाँ पर 22/7 गुणित 49, और 7 और 49 जो है वो आपस में कट जाएंगे। क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और 22 को जब हम 7 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया वृत्त का, जिसका सरकमफ्रेंस या फिर परिमाप बोल लीजिए, उसका फॉर्मूला है 2 पाई आर, जहां पे पाई जो है उसका मान होता है 22/7, और जो उसका क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, जिसमें पाई का मान होता है 22/7, और आर जो है वो उसका रेडियस है जिसको कि हम त्रिज्या कहते हैं। इसका मान आपको दिया होगा, लेकिन याद रखिएगा कुछ प्रश्न में क्या करता है? व्यास दे देता है। जैसे आपको इस प्रश्न में दे देता व्यास 14 है, अब आप निकालिए परिधि। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। व्यास का आधा, देखिए व्यास पूरा होता है ना ये, तो त्रिज्या क्या होगा? आधा होगा। तो ऐसे घुमा देता है सीटेट में कई बार, आपको क्या दे देगा? व्यास दे देगा और बोलेगा चलिए अब निकालिए एरिया। अब एरिया में तो कहीं डी आ नहीं रहा है, आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ तो डी है ही नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? डी से आर निकालना है। डी बराबर कितना है?
डी बराबर दिया है 14, तो डी का वैल्यू क्या होता है, डी आर का वैल्यू क्या होता है, डी का आधा, ठीक है, डी का आधा, डी का आधा, तो डी कितना है 14, तो 14 का आधा हो जाएगा 7, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के सीटेट में पूछा जाता है। तो ये हो गए हमारे 4 जो रेगुलर फिगर्स हैं, ये हो गए, ठीक है। ये रेगुलर फिगर्स में आपको फॉर्मूले अगर याद होते हैं तो बहुत अच्छा, आपका जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और पेरीमीटर में तो कोई टेंशन नहीं है, अगर वृत्त का हम छोड़ दें तो बाकी फिगर्स में पेरीमीटर का बाउंड्री को ऐड करके निकाल सकते हैं। अब देखिए, हमेशा जो फिगर्स है ना, वो रेगुलर फिगर्स ही हमेशा नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे ही इर्रेगुलर फिगर्स होते हैं, उसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे बताइए। मान लीजिए मैं किसी कागज में अपने पंजे का छाप लगा रही हूँ, पंजा है ना, जो मेरा पंजा है वो मैं लगा रही हूँ किसी कागज में, ड्रॉ कर दे रही हूँ उसकी बाउंड्री को। अब बताइए, अब आपको प्रश्न आ गया, कोई पत्ती है, पीपल की पत्ती का चित्र दे दिया है ना, वो तो कोई रेगुलर फिगर नहीं है, फिर आप उसको कैसे करेंगे, उसमें साइड वगैरह भी नहीं दिया रहता है, वो किस में आता है, इरेगुलर, अनियमित आकृतियों में आता है। तो चलिए अब हम समझते हैं अनियमित आकृतियों को। यहाँ पर कई बार अनियमित आकृतियों से भी प्रश्न आते हैं। इसका जो हम क्षेत्रफल निकालते हैं वो अनुमानित क्षेत्रफल होता है ना, ये फिक्स एकदम नहीं बोल सकते कि ये ही इसका आंसर है, लेकिन एक अनुमानतः, एक अनुमानित क्षेत्रफल हम निकालते हैं। और इसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ती है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है आपका ग्राफ, ये जो डब्बे डब्बे वाला दिख रहा है ना, इसको हम क्या कहते हैं, ग्राफ पेपर। अगर आपने देखा होगा प्लेन कॉपी के इस साइड में आता है ना ग्राफ, कई बार है ना, आपने देखा होगा कई बार हरे रंग का होता है क्रॉस क्रॉस, वो क्या होता है, ग्राफ पेपर होता है। तो ये जो अनियमित आकृतियां हैं, इसको हम हमेशा किससे इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, ग्राफ पेपर से, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, देखिए, ये जो भी आकृति बन रही है, इन ये जो डब्बे बने हैं अंदर है ना, ये जो डब्बे हैं ये सब बराबर हैं, बराबर साइज के आपको दिख रहे हैं ना। मान लीजिए इसका ये है 1, इसका मतलब 1 है, इधर भी लंबाई भी 1 है, चौड़ाई भी 1 है, तो ये कितने का है, एक डब्बा 1/1 है ना, 1/1 का ये वर्ग है। अब मैंने इस पे क्या कर दिया, ये फिगर बना दिया, ये पत्ते को, मुझे इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो इसका तरीका क्या है, इसका तरीका है हमको गिनना है पूरा पूरा जो स्क्वायर है वो कितना दिख रहा है। ये देखिए, ये वाला स्क्वायर पूरा कवर हो रहा है, ये वाला स्क्वायर पूरा कवर हो रहा है, ये वाला स्क्वायर पूरा कवर हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी पूरा कवर हो, ये वाला कवर नहीं हो रहा है, देखिए इसका आधा कट गया है ना, ये वाला देखिए आधा कट गया ना, यहाँ से कट गया है, देखिए, तो इसको नहीं गिनेंगे हम पूरे में, ठीक है। जो पूरे स्क्वायर हो रहे हैं ना, हम क्या करेंगे, उसको गिन लेंगे और सबको क्या मानेंगे, हम 1 मानेंगे, क्या मानेंगे, 1। तो यहाँ पे देखिए गिना है तो कितना आया है, 11 आया है, 11 ठो पूर्ण जो है वो वर्ग यहाँ पर घिरे हैं इस आकृति से, 11 जो है वो पूरे वर्ग घिरे हैं, तो उसको हम क्या मानेंगे, एक एक डब्बे को 1 मानेंगे। जो आधा घिरा हुआ वर्ग है, जो आपको आधा दिखाई दे रहा होगा, जैसे ये देखिए, ये वाला एकदम मतलब अप्रोक्सीमेट होता है, ये देखिए आधा दिख रहा है, इसका दिख रहा है आपको ये वाला आधा, तो इसको क्या मानते हैं हम, आधा। तो ऐसे कितने इसको डिब्बे दिखाई दे रहे हैं, 3 डिब्बे दिखाई दे रहे हैं आधे वाले, तो उसको क्या गिनेंगे हम, 3 गुणित आधा कर लेंगे। और आधे से अगर अधिक घिरा होगा, ठीक है, अगर आधे से ये वाला देखिए, इसके ऊपर वाला ये देखिए, ये आधे से इतना ही बस बच रहा है, इतना बस बच जा रहा है, तो ये आधे से ज्यादा घिर गया है, तो इसको भी हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, ठीक है। अगर पूरा घिरा है तो भी 1 मानेंगे, आधे से ज्यादा घिरा है तो भी 1 मानेंगे, और अगर आधा घिरा हुआ है तो आधा मानेंगे, लेकिन अगर आधे से कम घिरा हुआ है तो हम उसको क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। ये चीजें आपको बस याद रखनी है, ठीक है। बताइए 0 वाला कौन सा है, ये देखिए ये 0 है, इतने को हम क्या मानेंगे, इतने को हम क्या मानेंगे, इसको 0 मानेंगे। इसको हम क्या मानेंगे, ये वाला जो हिस्सा है ये भी 0 है, ये बाहर आ रहा है वैसे उस फिगर के अंदर वाला देखना है, ये देखिए ये वाला जो है ये आधे से भी कम है, तो हम इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, 0 मानेंगे, ठीक है। इस तरह से एक अनुमानित क्षेत्रफल हम ग्राफ पेपर की मदद से निकालते हैं। और इस आकृति का जो अभी इसमें क्षेत्रफल आया है, पूरे घिरे हुए वर्ग कितने मिले हैं, 11, जो पूरा कवर कर रहा है इस आकृति को, उस आकृति के अंदर फुल स्क्वायर दिख रहे हैं, कितने ठो, 11 ठो। आधे कितने दिख रहे हैं, 3 ठो, इसलिए हम 3 से गुणा किसका किए हैं, आधे का, क्योंकि वो आधे दिख रहे हैं। अगर आधे से ज्यादा है, 3/4 है ना, मैक्सिमम दिख रहा है, तो उसको भी हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। ऐसे आपको कितने डिब्बे दिखाई दे रहे हैं, 7 डिब्बे।
और जो आधे से कम घिरे डिब्बे हैं वो कितने हैं, 5, इसलिए हम उसको किससे गुणा करेंगे, 0 से, क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो तो आधे से भी कम है, 1/4 है। इस तरह से हमारा जो टोटल यहाँ पर आया, देखिए 11 पूरे डब्बे, 3 जो है वो आधे आधे डब्बे यानी 3.5, और 7 जो है वो आधे से ज्यादा डब्बे, और 5 जो है वो 0 डब्बे, इसको हमने छोड़ दिया। हमने केवल क्या किया है, इन तीनों को हम ऐड कर रहे हैं, ये तीनों, ठीक है, इन तीनों को हम क्या, तो 11 और 3 में आधा को जोड़ेंगे तो कितना, आधा को गुणा करेंगे तो 1.5 आएगा, 12.5 हुआ, और 7, 12.5 में 7 को जोड़े तो कितना आ गया, 19.5 इकाई, वर्ग इकाई, यानी 19.5 यूनिट स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल आया। ये जो पूरा क्षेत्रफल होता है जो हम ग्राफ पेपर से निकालते हैं, ये अनियमित आकृतियों के लिए निकाला जाता है, और ये अप्रोक्सीमेट होता है, कभी भी ये 19.5 एक्चुअल नहीं आ सकता, ठीक है। लेकिन ऐसे भी प्रश्न आते हैं जब अनियमित आकृतियों को दिया जाता है और आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाता है। क्या स्पष्ट है आप सभी? पूरे जो घिरे हुए वर्ग है उसको 1 मानेंगे, आधे हैं तो आधा मानेंगे, आधे से ज्यादा है तो उसको भी 1 मानेंगे, और अगर आधे से कम है तो उसको छोड़ दीजिए, 0 मान लीजिए, उस डब्बे को गिनिए ही मत, ठीक है। इस तरह से आप क्या निकाल लेंगे, किसी भी, आप अपने हाथ का पंजा देखिए, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रही हूँ, ये देखिए स्लाइड में, देखिए कैसी कैसी आकृतियों का, चप्पल का, बैग का, कटर का, किस तरह से बच्चे जो है वो पत्तियों का, शार्पनर का, वो कोई भी ग्राफ पेपर में रख के अनियमित आकृतियों का बच्चे क्षेत्रफल निकाल, देखिए कैसे गिने हैं बच्चे, देखिए इसके अंदर लिखा है ना, 9, 10, 11, 12 बच्चे पूरे स्क्वायर को गिन रहे हैं, आधे वाले को गिन रहे हैं। इस तरह से हम अनियमित आकृतियों का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ये भी कई बार आता है, ये भी आप ध्यान में रखिए। इसके बाद अभी तक हमने जो पढ़ा, परिमाप और क्षेत्रफल, ये हमारा हो गया है, समझ लीजिए, है ना। ग्राफ पेपर आता है मैम, ग्राफ बनाना नहीं पड़ेगा, ग्राफ पेपर आता है, ग्राफ पेपर के ऊपर आप उस चित्र को ड्रॉ कर दीजिए बच्चे को, है ना। या आप सब बच्चों को बोलिए पंजे का पंजा बना लो अपना, और आप लोग निकालो क्षेत्रफल। किसी बच्चे का पंजे का क्षेत्रफल ज्यादा आएगा, किसी का कम आएगा, ये भी बहुत एक एंजॉयमेंट होता है। तो मैथ्स को जब हम ऐसे ही कराते हैं क्लासरूम में, तो वहां पर बच्चे सीखते भी हैं, वहां पे मजे से सीखते हैं बच्चे। तो यहाँ पर जो बेसिक डिफरेंस है वो आप देखिए, अभी तक आपने जो समझा है 45 मिनट में, कि परिमाप हमेशा सीमा की लंबाई होगी, क्षेत्रफल जो है वो हमेशा अंदर का भाग होगा। परिमाप की इकाई हमेशा मीटर सेंटीमीटर में होगी, क्षेत्रफल की जो इकाई होगी वो हमेशा वर्ग इकाई होगी, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। परिमाप में हमेशा हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जो भी हमारे एट्रीब्यूट्स दिए हैं उसमें जो मेजरमेंट दिया है वो सबको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और क्षेत्रफल में हम लगभग क्या करते हैं, हमेशा भुजा का भुजा से गुणा कर रहे हैं, लंबाई का चौड़ाई से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। और तो इस तरह से इसमें क्या हो रहा है, गुणा का प्रयोग ज्यादा हो रहा है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। अब हम चलते हैं, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसपे मैं हर साल प्रश्न देखी हूँ, हर साल, ऐसा एक भी साल नहीं गया है जो इस पे प्रश्न नहीं आया। इसको आप ध्यान से समझिएगा। क्या दो बंद आकृतियां समान क्षेत्रफल वाली, दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल समान है, एरिया समान है, ठीक है, लेकिन क्या उसके पेरीमीटर अलग हो सकते हैं? दोनों उसका फिगर का, दोनों आकृति का एरिया क्या है, बराबर है, लेकिन पेरीमीटर अलग है। और दूसरा एक कथन बोल रहा है इसमें कि, क्या हो गया, हैंग हो गया, दूसरा बोल रहा है कि क्या दो बंद आकृतियां समान परिमाप की लेकिन भिन्न क्षेत्रफल वाली हो सकती? ये दो प्रश्न है आपके सामने, और इन दो प्रश्नों को समझना बहुत जरूरी है। दो आकृतियां दी हैं, अगर दोनों का एरिया बराबर है तो क्या पेरीमीटर भी बराबर होगा या अलग होगा? या दो फिगर दिया, उसका अगर पेरीमीटर बराबर है तो क्या एरिया अलग होगा या एक जैसा होगा? ये हमको समझने की जरूरत है, ये हम आगे के स्लाइड में अभी देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने आपके लिए फिगर रखा है ना, यहाँ पर चलिए आप पेरीमीटर निकालिए और एरिया भी निकालिए, ठीक है। एरिया कैसे निकालेंगे, ये जो डिब्बे है ना इसको गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, पहले भूरे वाले आकृति का 5, क्यों, क्योंकि ये 1 बाई 1 का डब्बा है ना, इसलिए मैं उसको गिन के कर ले रही हूँ, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसका अगर आपको परिमाप निकालना है तो देखिए, ध्यान से देखिए, इसका जो बाउंड्री है ना उसको गिनिए, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12। कितना हो गया पेरीमीटर? 12 हो गया, है ना। इसका कितना आया एरिया? एरिया कितना आया इसका? ये देखिए, हम ये टेबल को भर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं हम? अलग अलग आकृतियों का, हम वो कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। जो दो मैंने कथन अभी आपको बताया उसको समझना बहुत जरूरी है। मैं रटवा भी सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ आप समझिए। ये जो फिगर्स मैंने डाले हैं वो वही अंडरस्टैंडिंग के लिए है। देखिए, पहले फिगर में मेरा परिमाप कितना आया? परिमाप कितना आया? 12। कितना आया? 12 आया। ठीक है, मैं यहां लिख देती हूँ। क्षेत्रफल कितना आया? 5। 5 डिब्बे थे ना। अब चलिए दूसरा फिगर देखिए, व्हाइट वाला। 1, 2, 3, 4, 5। कितने डिब्बे हैं? 5। तो इसका भी क्षेत्रफल कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। चलिए परिमाप को कैसे गिनते हैं? बाउंड्री गिनते हैं। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसका भी क्या आ गया? 12। ठीक है ना। मैं कैसे परिमाप निकल रही हूँ, आप स्पष्ट है ना? क्लियर है ना? उसकी बाउंड्री को मैं गिन रही हूँ, और मैं एरिया कैसे निकाल रही हूँ? डब्बों को गिन के। ठीक है, चलिए थर्ड, फोर्थ, अच्छा चलिए फिफ्थ वाला करते, टाइम कम है, मैं सीधा फिफ्थ में आती हूँ। आप बाकी टाइम में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाकी टाइम में निकालिएगा। देखिएगा सभी फिगर के क्षेत्रफल एरिया जो है वो 5 ही आएगा। देखिए हर फिगर में 5 डब्बे बने, हर फिगर। आप नीला देख लीजिए, ऑरेंज देख लीजिए, पर्पल देख लीजिए, ग्रीन, सब में 5 डिब्बे बने। सबका क्षेत्रफल क्या है? 5। लेकिन पेरीमीटर सबका 12 है, इस वाले को छोड़ के, ये वाले को छोड़ के। तो मैं इसी पे डायरेक्ट आती हूँ क्योंकि समय कम है ना। ये पर्पल वाला मैम, ब्लैक वाला नहीं, पर्पल वाला, ये जो बैंगनी वाला दिख रहा है ना, ये वाला जिसपे मैंने गोला लगाया है, जूम करके देखिए उसको। चलिए इसका क्षेत्रफल तो हमको दिख रहा है ना, ये 1 डिब्बा, ये 2 डिब्बा, ये 3 डिब्बा, ये 4 डिब्बा, ये 5 डिब्बा। तो क्षेत्रफल कितने हो गए? 5। ठीक है, ओके है। लेकिन अब पेरीमीटर गिनिए, चलिए बाउंड्री गिनिए। 1, जूम कर लीजिए मेरे उसको, तब अच्छे से दिखेगा। 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए कितना आया? 10 आया, है ना। यानी क्षेत्रफल हमारा जो है वो हमेशा बराबर आ सकता है किन्हीं दो आकृतियों का, लेकिन जरूरी नहीं है कि परिमाप भी उन आकृतियों का हमेशा बराबर हो। ये आप खुद यहाँ पर मतलब प्रैक्टिकली देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल मैं उस वाक्य को बता रही हूँ। हमेशा यदि दो आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर है तो जरूरी नहीं है कि उसका पेरीमीटर भी बराबर होगा। वो कम या ज्यादा हो सकता है, और उसका भी एक ट्रिक है, एक मेन वो है, वो आप याद कर लीजिएगा, उसको जरूर मैं याद करने बोलूंगी। लेकिन देखिए आप इस चीज को समझिए, कोई दो फिगर अगर एरिया इक्वल है तो पेरीमीटर भी इक्वल होगा, जरूरी नहीं है। और इसी का उल्टा, अगर पेरीमीटर इक्वल है तो एरिया भी इक्वल होगा, ये जरूरी कतई नहीं है। तो ऐसे कथन आते हैं, आप ऐसे कथनों को वहां पर वैसे वो करिएगा ना, जो कथन और कारण वाले आते हैं ना, वो ऐसे आते हैं, है ना। अगर एरिया बराबर है तो जरूरी नहीं कि दो फिगर का पेरीमीटर बराबर होगा, और अगर दो फिगर का पेरीमीटर बराबर है तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों का एरिया बराबर होगा। ये आप इससे समझ पाए हैं प्रैक्टिकली। यहाँ पे एक और मैंने फिगर रखा था, इसमें जो है वो एरिया भी बराबर आ रहा है और पेरीमीटर भी बराबर आ रहा है। ये सब आप लोग बाद में कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम कम है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा, इस जो मैंने पीछे जो स्लाइड था इससे हमने क्या क्या पाया, हमने क्या हमारा वो आया, आउटकम क्या आया? दो बंद आकृतियां समान क्षेत्रफल वाली किंतु भिन्न परिमापों की, या समान परिमाप की किंतु भिन्न क्षेत्रफल वाली हो सकती, ये तो मैंने आपको बताया। और ये जो अब 2 लाइन नीचे दिख रहा है, ये जो मैंने ट्रिक रखे हैं आप लोगों के लिए, इसको आप याद कर लीजिए। अगर 4 फिगर दिया है, चारों का पेरीमीटर, चारों का परिमाप बराबर है, 13, 13, 13, 13, तो उसमें मान लीजिए वो फिगर बने हुए होंगे, है ना, कोई आयत बना होगा, कोई वर्ग बना होगा, कोई कुछ बना होगा, तो उसमें जो वर्ग होगा उसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होगा, ये आप याद कर लीजिए। अगर पेरीमीटर बराबर है तो सबसे ज्यादा एरिया बड़ा किसका होगा? हमेशा स्क्वायर का एरिया बड़ा होगा। और अगर एरिया सबके बराबर है, अगर अगर सबका क्षेत्रफल बराबर है, सभी फिगर के चारों ऑप्शन के, तो हमको क्या देखना है? वर्ग का परिमाप सबसे कम होगा। इसका क्या क्या है रीजन, क्या है इसका? क्योंकि जो ये जो होता है ना, वर्ग जो होता है वो उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और वो जब किसी समतल उसमें आता है तो सबसे कम स्थान घिरने वाला क्या होता है? जो होता है अगर परिमाप सबके बराबर है तो चूंकि उसकी चारों भुजाएं बराबर है तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? सबसे अधिक होता है, क्योंकि उसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं?
बराबर होती है। ठीक है, तो ये जो दो लाइन है नीचे की, ये आप याद रख लीजिए। ये वाले क्वेश्चन मैंने अभी इसमें क्विज में भी रखे हैं कि अगर पेरीमीटर इक्वल है सबके, तो स्क्वायर का एरिया हमेशा बड़ा होगा। अगर सबके एरिया बराबर है तो वर्ग यानी कि स्क्वायर का पेरीमीटर सबसे कम। ठीक है, यहां पर इसको देखिए करके भी दिखाया कैसे। आप लोग सोच रहे हैं जो अभी जो मैंने नीचे जो दो वो बताए हैं, इसमें भी देखिए क्या आ रहा है। मैंने क्या लिया है, चार फिगर, ये चार फिगर, एक वर्ग लिया है मैंने, एक आयत, दूसरा आयत, तीसरा आयत, है ना। एक स्क्वायर लिया है, तीन रेक्टेंगल लिए हैं। अब स्क्वायर के तो बराबर होते हैं साइड, तो क्षेत्रफल क्या होगा, 36 होगा, उसके भुजा गुणित भुजा। और उसका पेरीमीटर क्या होगा, 2 × L + B, या वर्ग का क्या होता है, 4 गुणित भुजा, यानी 4 × 6 यानी कि 24 आ जाएगा। अब आयत में देखिए लंबाई दिया है 9 और चौड़ाई दिया है 4, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई 36 आ जाएगा। और पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 2 × L + B, 2 × L + B। L + B क्या होगा, 9 और 4 13 हो जाएगा, तो 2 × 13 करने से कितना आ जाएगा, 26। इसी प्रकार एक दूसरा आयत मैंने लिया है जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। इसका एरिया तो डायरेक्ट गुणा कर दीजिए लंबाई को चौड़ाई से। और पेरीमीटर के लिए क्या करते हैं, 2 × L + B। 2 × L + B मतलब क्या हो जाएगा, L क्या है हमारा 12 और B क्या है 3 यानी 15। 2 × 15 करने से क्या आ जा रहा है हमारा, 30 आ जा रहा है ना। तो ये जो है एक हमको ऑब्जर्वेशन हम इसमें कर सकते हैं कि जब क्षेत्रफल देखिए चारों फिगर के बराबर है, क्षेत्रफल देखिए सबका 36 36 36 36 है, लेकिन अगर हम जब परिमाप देखे हैं तो ये आयत और वर्ग की तुलना में वर्ग का परिमाप जो है वो सबसे कम आया है। ठीक है, अगर क्षेत्रफल बराबर होंगे तो उसका जो परिमाप होगा वो किस फिगर का सबसे कम होगा, वो होगा वर्ग का। ठीक है, ये बहुत सारे ऐसी चीजें जो हम उसको पूरा मैं आपको प्रूफ करके दिखा सकती हूँ, पूरा उसको मैं डेमोन्स्ट्रेट आपको करके दिखा सकती हूँ। लेकिन चूंकि हमारे पास टाइम ही कम है, हमारे पास क्लासेस भी सिर्फ एक ही दो बची हैं, तो मैं चाह रही हूँ ज्यादा चीजें आ जाएं। लेकिन इस पर अगर आपको इस स्लाइड पे कुछ डाउट होगा तो आप मुझे पर्सनली जरूर मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो वो दो कथन आप याद रख लीजिएगा। ओके, रिपीट करने बोल रहे हैं। यहाँ पर देखिए मैंने चार आकृतियां ली हैं, वर्ग और तीन आयत, तीनों का जब मैंने चारों का क्षेत्रफल निकाला, चारों का बराबर आया क्षेत्रफल। लेकिन स्टॉप हो गया क्या शेयर होना, एक सेकंड मैं कर रही हूँ। आया, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, एक सेकंड। स्टॉप शेयरिंग करके करती हूँ। थोड़ा वेट करिएगा, पता नहीं स्टॉप हो गया है। सेकंड, मैं फिर से जुड़ रही हूँ व्हाट्सएप में, 2 मिनट टाइम दीजिएगा। अभी हमारे बस क्वेश्चंस बचे हैं करने के लिए, और फिर वो एक टीएलएम वाला है। अगर टीएलएम वाला नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चंस आप कर लीजिए।
थोड़ा सा वेट करिए, यही टेक्निकल इशू होता है, इसी को हम कहते हैं आमने सामने सिखाना और ऑनलाइन सिखाने में अंतर। आज पानी भी बहुत गिरा है शायद इसलिए क्या। शेयर कर रही हूँ ना। दिख रहा है? दिखा? हाँ, ओके। चलिए, सॉरी, टाइम इसमें गया। तो इसमें मैं यही बता रही थी साथियों कि ये जो 4 मैंने आकृतियां ली है ना, इसमें जब मैंने इसका क्षेत्रफल निकाला तो क्या हुआ, सबका इक्वल आया। लेकिन जब मैंने परिमाप निकाला तो मैंने ये देखा कि इन चारों फिगर्स में परिमाप सबसे कम किसका आया है, वर्ग का। जो वर्ग आकृतियां होती हैं उसमें चारों साइड्स क्योंकि इक्वल होते हैं, इसलिए वो जो है वो उसका जो पेरीमीटर आएगा वो क्या आएगा, सबसे कम आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्षेत्रफल तो चारों जो आकृतियां हैं उसकी क्या आ रही है, बराबर आ रही है, लेकिन सबसे कम जो पेरीमीटर आएगा वो कौन से फिगर का आएगा, वर्ग का आएगा। ठीक है, कई बार जो है वो आपको सिर्फ फिगर बना के दे देगा, तो उससे आप जो डायरेक्ट ट्रिक से आप डायरेक्ट करिएगा कि किस आकृति का परिमाप सबसे कम होगा, तो उसको आप किस में चुनिएगा, वर्ग वर्ग आकृति को आप उसमें चुन लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। इसी को आप बहुत सारे और उससे भी करके देख सकते हैं। ये है हमारा, चलिए हम प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दिख रहा है ना अब आपको, प्रैक्टिस जरूरी है, आधा घंटा हमारा बच्चा है। ठीक है, मैं रोशन जी, मैं आपको पीपीटी ही पूरा भेज दूंगी, है ना, उसमें आप एक बार और देख लीजिएगा। हम अभी थोड़ा सा आगे जाते हैं क्योंकि ना 8-9 प्रश्न मैंने रखे हैं, ये भी थोड़ा सा समझना, हमारे पास टाइम कम है। और मैं चाह रही थी टीएलएम वाला भी हम आज कर ही लें, क्योंकि 4-5 क्लास से वो मेरा मिस हो रहा है। तो ये देखिए, एक आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैं थोड़ा बेसिक क्वेश्चन से शुरू कर रही हूँ। ये आपका एक क्या दिया है, रेक्टेंगल दिया है। 20 मीटर और 15 मीटर के मैदान के चारों ओर एक चक्कर लगाने पर कितनी दूरी तय होगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगी, हमेशा क्वेश्चन को ना 2 बार आप जरूर पढ़िए। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, एक तो आयताकार आपको फिगर में दिख रहा है, और यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई आप कैसे जानेंगे, 20 मीटर जो है, जो ज्यादा है वो क्या है, लंबाई है, और जो कम है वो क्या है, चौड़ाई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, प्रश्न को पहले देखिए कि आपको परिमाप निकालना है कि क्षेत्रफल, यही पे गलती होती है अक्सर। कई लोग क्या करते हैं, परिमाप का क्वेश्चन पूछ रहा है लेकिन क्षेत्रफल निकाल देते हैं, क्षेत्रफल का क्वेश्चन आ रहा है लेकिन परिमाप निकाल देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो आंसर है वो दोनों आंसर उसमें देता है। टेट वाले भी इतने वो थोड़ी ना है, वो लोग क्या करते हैं, पेरीमीटर वाला आंसर को भी डाल देते हैं और एरिया वाले आंसर को भी डाल देते हैं। तो क्या होता है, कंफ्यूजन होता है और हम गलत को टिक करके आ जाते हैं। तो ये समझना जरूरी। यहाँ पे देखिए, एक चक्कर लगाने पर, हम बाउंड्री के आसपास चक्कर लगाने की बात कर रहे हैं, हम घेरे के चारों तरफ चलने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये किससे संबंधित आपको दिखाई दे रहा है, परिमाप से। वेरी गुड। तो इसमें मुझे क्या करना है, ये एक रेक्टेंगल है, ये एक आयत है, और इसका मुझे परिमाप निकालना है, ये मैंने पहले समझा इस क्वेश्चन में। तब फिर मैं क्या करूंगी, इसका क्या है फॉर्मूला,
2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई है आयत का फॉर्मूला, और लंबाई कितनी है 20 और चौड़ाई कितनी है 15। 20 और 15 जो है उसको जोड़ने पे आते हैं 35, और 35 को जो से 2 से गुणा करने पर मेरा उत्तर आ गया 70 मीटर। ठीक है, तो ये क्लियर है, ये बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि क्षेत्रफल निकालना है कि हमको परिमाप। अच्छा, इसी में मैं बता रही हूँ कैसे डिविएट करते हैं, आपको क्वेश्चंस में कैसे डिविएट करेंगे। देखिएगा, मैं इस क्वेश्चन को फिर से बोल रही हूँ। 20 मीटर गुणित 15 मीटर के मैदान के चारों ओर 5 चक्कर लगाने पर कितनी दूरी तय की। तो यहाँ भी हमको क्या निकालना है, परिमाप ही निकालना है, लेकिन 5 चक्कर बोल रहा है, यानी जो हमारा एक चक्कर में आ रहा है 70, उसको हम किससे गुणा कर देंगे 5 से। तो 7 पंचे क्या होता है 35, यहाँ पे उत्तर कितना आ जाएगा 350। वेरी गुड, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 350। ये सब डिविएशंस जो है वो क्वेश्चंस में वो लाते हैं, बहुत बेसिक एकदम सिंपल नहीं देते हैं, थोड़ा थोड़ा ऐसा घुमा के देते हैं। मान लीजिए 2 और आधा चक्कर लगाना है, 2.5 चक्कर लगाना है, तो 2 चक्कर मतलब 140, 70 का डबल 140, और आधा चक्कर यानी 70 का डबल 140, और आधा मतलब 35। ठीक है, तो 140 2 चक्कर पूरा हो गया, और आधा चक्कर किए तो 35, उन तीनों को आप जोड़ेंगे तो क्या होगा 2.5। इस तरह से थोड़ा सा वो डिविएट करते हैं, ये आप जरूर देखिएगा, बहुत बेसिक सवाल था। अब हम चलते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा कथन सही है। परिमाप वर्ग इकाई, चारों को पढ़िए और चारों में बताइए कौन सा आपको सही लग रहा है ना। अभी तक आपने जो क्लास में समझा है, परिमाप वर्ग इकाई में मापा जाता है। क्या परिमाप को वर्ग इकाई में मापते हैं। क्षेत्रफल केवल जोड़ से निकाला जाता है, केवल एडिशन किया जाता है। परिमाप सीमा की कुल लंबाई है, और क्षेत्रफल की इकाई केवल मीटर होती है। बिल्कुल, सी वेरी गुड। तो परिमाप सीमा की कुल लंबाई हो। ठीक है, तो ये इस तरह से प्रश्न आते हैं, ये आप बहुत आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट, इसका आंसर है परिमाप सीमा की कुल लंबाई। कोई भी गलत आंसर नहीं आया, यानी सबका कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा, दो आयतों का परिमाप समान है, क्या उनके क्षेत्रफल अलग अलग हो सकते हैं। ये देखिए ऐसा, ये आप देख लीजिए कब आया है, सीटेट जुलाई 2019 में आया है। मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो सीटेट के पेपर से उठाए। तो ये जो मैं अभी आपको दो बता रही थी ना, दो मैंने कथन बताए थे आपको, कि क्या अगर कई आकृतियों के परिमाप इक्वल है तो जरूरी है क्या क्षेत्रफल भी इक्वल होगा, और अगर क्षेत्रफल इक्वल है तो क्या जरूरी है परिमाप भी इक्वल होगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो उसी पर बेस्ड है। दो आयतों का परिमाप समान है, उनके क्षेत्रफल अलग अलग हो सकते हैं। इसका उत्तर सभी ने भी दिया है, वेरी गुड। अगला प्रश्न है जो जनवरी 2020 में आया है सीटेट में, एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल समान है। अब देखिए वर्ग और आयत में आ गया ना, ट्रिक वाली बात आ गई। आयत का दोनों का जो क्षेत्रफल है वो समान है, कौन सा कथन सदैव सत्य है। देखिए दोनों का क्षेत्रफल समान है, हमको क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल देखते हैं तो दूसरा क्या देखते हैं परिमाप, और किसका किसका कम होगा, ये मैंने भी आपको ट्रिक में बताया था। तो बिल्कुल सब सही जा रहे हैं डी में, बिल्कुल इसका आंसर है वर्ग का परिमाप क्या होगा, सबसे कम होगा। आप कुछ ना डायमेंशंस लेके खुद करके देखिएगा, ये जो दो कथन है ना, मैं बोलती हूँ रटने से अच्छा हम आप इसको बहुत सारे एट्रीब्यूट्स लेके, इसके मेजरमेंट्स लेके आप खुद करके देखिएगा, कि जैसे मैंने अभी आपको एक स्लाइड में दिखाया था ना, सबका 36 आ रहा था एरिया, लेकिन पेरीमीटर क्या आ रहा था, वर्ग का स्क्वायर का कम आ रहा था। वैसे ही आप बहुत सारे और ऐसे मेजरमेंट्स जब करके देखेंगे ना, तो वो हमको याद नहीं करना पड़ता, वो हमारे यहाँ पर बैठ जाता है, तो वो हम कभी नहीं भूलते। इस तरह से अभी एक और क्वेश्चन आया है, एक आयत की लंबाई 18 मीटर है और उसकी चौड़ाई 12 मीटर है ना। यदि चारों ओर बाड़ लगानी है, देखिए क्वेश्चन को समझिए, चारों ओर बाड़ लगानी है ना, बाउंड्री लगानी है, जो तार का घेरा होता है उस खेत के, तो वो लगानी है, तो कितनी तार लगेगी, है ना, तार कितनी लगे। तो फिर ये किसका हुआ क्वेश्चन, क्षेत्रफल की बात नहीं हो रही, अंदर की बात नहीं हो रही, हम बाउंड्री की बात कर रहे हैं, बाहर घेरा लगाना है ना। अंदर कितना बीज बो रहे हैं हम उसकी बात नहीं कर रहे, अगर बीज बोने की बात होती तो अंदर का देखते। वेरी गुड, परिमाप की बात हो रही है, और परिमाप का सूत्र क्या है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। 2 गुणित लंबाई कितना है 18, और चौड़ाई कितना है 12। 18 और 12 को जोड़ेंगे तो 30 आता है, 30 में 2 का गुणा करेंगे तो 60 आएगा। तो हमारा पेरीमीटर कितना हो जाएगा इसका 60 मीटर। यानी हमको इस बाड़े में तार लगाने कितना तार लगेगा, हमको कितना लंबा तार लगेगा 60 मीटर। देखिए डायरेक्ट नहीं दे रहा है आपको क्वेश्चन कि आप परिमाप निकालिए, देखिए ऐसा आ रहा है क्या क्वेश्चन, नहीं आ रहा ना।
तो जब तक कॉन्सेप्ट पे, इसलिए मैं बहुत फोकस करती हूँ, मैं हमेशा यही ट्राई करती हूँ, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपको कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देगा ना, आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बाड़े में तार लगाने की बात हो रही है, यानी यहाँ पर पेरीमीटर की बात हो रही है। चक्कर मारने की बात हो रही है तो भी क्या हो रही है, वहां पर पेरीमीटर की बात, बिल्कुल। ये है, थोड़ा सा नया रहेगा आप लोग के लिए, थोड़ा ये ऊपर है, ऊपर लेवल का, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। इस तरह के भी प्रश्न आते हैं, ये क्लास 8 की बुक में आपके दिए हैं, जो क्लास 8 का जो पुराना बुक है ना, उसमें ये दिया है। एक आयताकार मैदान की लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है। यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं, ये 40 है और ये क्या है, 30 है। अब यहाँ पर मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। अब देखिए, मैदान के चारों ओर, ये देखिए जो अंदर वाला रास्ता दिख रहा है, अंदर में आपको रास्ता दिख रहा है, ये जो रास्ता बनाया गया है 2 मीटर चौड़ा है, ये रास्ता है ना। अब रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, अब देखिए आयत का क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है आपसे, किसका क्षेत्रफल पूछ रहा है आपको, रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना। तो अब आपको देखिए, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको दो तरह के क्षेत्रफल निकालने पड़ेंगे। क्या क्या, पहला ये जो बड़ा वाला आयत है ना, बाहर वाला, इसका क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे, और ये जो अंदर वाला आयत है, इसका क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे, और दोनों क्षेत्रफल को आप जब एक दूसरे से माइनस कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। हमेशा जब भी ऐसे रास्ते वाली बात हो, कोई स्टेडियम है, स्टेडियम के चारों तरफ बैठने का बनाया जा रहा है अंदर में 5 मीटर चौड़ाई का, तो इसमें भी आप इसी तरह का करेंगे। क्या करेंगे, स्टेडियम मान लीजिए गोल है, तो बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल। हमेशा रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है वो बाहरी आकृति का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाली आकृति का क्षेत्रफल करके ही निकाला जाता है। भले वो आयत हो, वर्ग हो, वृत्त हो, हमेशा रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का यही टेक्निक जो है वो यूज किया जाता है। अब देखिए कई साथी तो आंसर तक पहुंच गए, थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न हमारे पास, सबसे पहले हमको क्या करना है, बाहरी आयत का क्षेत्रफल। अब बाहरी आयत में देखिए आप ये बाहरी आयत की लंबाई कितनी दी है, ये देखिए 40, और चौड़ाई कितनी दी है, 30। तो इसका क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 40 और चौड़ाई कितना है 30, तो 40 और 30 का गुणा किए तो क्या आ गया, 1200 वर्ग मीटर। ये हो गया हमारा बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल। अब चलिए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, चरण 2 हमारा अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना, अंदर वाला क्षेत्रफल कैसे निकाली हूं मैं बड़े फिगर में आती हूँ। ये देखिए, ये जो अंदर वाला जो है ना, क्या हो रहा है, कैसे निकालेंगे, ये लंबाई निकालनी मुझे अंदर वाले फिगर की, ये वाली लंबाई कैसे निकालूंगी मैं, ये पूरा 40 है, ये पूरा क्या है 40 है, ये बड़ा वाला देखिए पूरा 40 है। अब 40 में से इधर से आप 2 मीटर कट कर दो और इधर से आप 2 मीटर कट कर दो। 40 में से मैं क्या कर रही हूँ, लेफ्ट साइड से 2 मीटर कट कर रही हूँ रास्ते का, और राइट साइड से भी मैं क्या कर रही हूँ, 2 मीटर कट कर रही हूँ। तो 40 में मेरे 4 मीटर तो कट गए, कम हो गए ना। तो 40 का अब मेरा ये जो बचा लंबाई, ये कितना बचा मेरा, 36 बचा। कितना बचा, 36 बचा। इसी तरह चौड़ाई का निकालिए, चौड़ाई पूरी कितनी है, 30 है, लेकिन मुझे तो अंदर की चौड़ाई लेनी है ना, क्योंकि मैं अंदर का क्षेत्रफल निकाल रही हूँ। तो ये पूरा 30 था, लेकिन ये जो 2 है ये माइनस हो गया, और ये वाला जो 2 है ये भी माइनस हो गया। तो 30 में से भी क्या माइनस कर देंगे, 4 माइनस कर देंगे। मतलब आप जब अंदर का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी, 40 माइनस 4 हो जाएगी, दोनों तरफ का। और अगर चौड़ाई भी 30 है तो उसको भी आप कम करेंगे, दोनों तरफ का कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26। ये क्लियर है ना आपको, कैसे आया ये, क्यों कम किया हमने दो, ये क्लियर है ना सबको, ओके। किसी को डाउट तो नहीं, ये क्वेश्चन आते हैं, ये 8 में भी है आपके बुक के, उससे भी आप 1-2 एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब क्या होगा, अंदर का क्षेत्रफल निकल गया हमारा 36 गुणित 26, 936। अब मैंने क्या बताया, रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जो बाहर का आयत का क्षेत्रफल आया है वो, और अंदर के आयत का क्षेत्रफल का मैं क्या कर दूंगी, उसको माइनस कर दूंगी, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्टेप हो गया हमारा, 1200 में से मैंने 936 को घटा दिया और आंसर आ गया 264। तो हमेशा जब भी रास्ते वाला प्रश्न आए, हमेशा आप क्या करेंगे, जो भी दो चीजें दी गई, रास्ता बीच में ही होता है हमेशा,
तो जो ऊपर वाला बाहर वाला फिगर है, जो अंदर वाला फिगर है, दोनों फिगर का आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए, दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दीजिए, आपका हमेशा रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। अभी ये गोल होता तो क्या करते बताइए? सर्कल का क्या होता है एरिया? पाई आर स्क्वायर। तो बड़े वाले का पाई आर स्क्वायर करते और छोटे वाले का भी पाई आर। मैं यहाँ फिगर बनाती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये है मेरा एक स्टेडियम और ये है मेरा ये अंदर का स्टेडियम, मतलब गोलाई जहाँ खेलेंगे, और यहाँ पे दर्शक दीर्घा बनाते हैं ना, ये बना दिए हैं, ठीक है। तो ये जो दर्शक दीर्घा है ना, इसका क्षेत्रफल निकालने का क्या है, क्या रहेगा? ये बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे? इसका सूत्र क्या होता है? पाई पाई आर, ये मैं बड़े वाले उसका क्या ले रही हूँ, कैपिटल आर ले रही हूँ, और छोटे वाले जो वृत्त है उसमें मैं क्या, पाई तो दोनों में बराबर रहेगा ना, छोटे वाले वृत्त के लिए मैं क्या ले रही हूँ, आर। अब यहाँ पे देखिए, छोटे वाले वृत्त का मान लीजिए है रेडियस 4 और बड़े वाले वृत्त का है मान लीजिए 7, ठीक है। दोनों का रेडियस अलग अलग होगा ना, दोनों केंद्र से जा रहा है, लेकिन दोनों का वृत्त तो अलग अलग है ना। तो ये क्या हो गया, 4 है अंदर वाले का, तो इसका पाई आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16 पाई आ जाएगा। पाई का वैल्यू को नहीं डालते, हम पाई रहने देते, 16 पाई आ जाएगा ना। 4 गुणित 4 क्या हो जाएगा, 16। और अंदर सॉरी बाहर वाला क्या आ जाएगा, 7 गुणित 7 49 पाई, और अंदर वाला आ जाएगा 4 गुणित 4 16 पाई। 49 पाई में से 16 पाई को घटा देंगे, जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप पाई का वैल्यू को क्या कर लीजिएगा, उसमें पुट कर लीजिएगा, ठीक है। 49 कैसे आया, 7 को 7 से गुणा करने पे, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में क्या है, आर स्क्वायर है, हमको आर को आर से गुणा करना है ना। 7 को 7 से गुणा किए तो क्या आया, 49 पाई आया, ठीक है। और अंदर वाला कितना है, 4 है, तो 4 को 4 से गुणा किए तो क्या आया, 16 पाई, ठीक है। अब 49 में से 16 को घटाइए, क्या आएगा, 36 आएगा ना, 36 पाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 36 पाई। और अब हम रख देंगे 36 इंटू, मैं अब उससे कर रही हूँ ना, पेन से तो थोड़ा सा अच्छा नहीं बन रहा होगा, 22/7। ये जब आप हल करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, दर्शक दीर्घा का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। हमेशा दर्शक दीर्घा का क्षेत्रफल निकालना है तो बाहर वाले आकृति का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले आकृति का क्षेत्रफल, चाहे वो वर्गाकार हो, आयताकार हो, वृत्ताकार हो, हमेशा यही कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। क्लियर है आप सभी, क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, एक नया क्वेश्चन आया है आपके पास, एक वर्ग का परिमाप दिया है, उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। देखिए, अब फिर हम आपको लगेगा क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन भुजा तो दिया ही नहीं है। चूंकि मैं वर्ग की बात कर रही हूँ इसलिए मैं भुजा बोल रही हूँ, है ना। अगर आयत रहता तो मैं क्या बोलती, क्या बोलती, आयत रहता तो लंबाई गुणित चौड़ाई बोलती, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, वर्ग का परिमाप दिया है 64। अच्छा, वर्ग का परिमाप क्या होता है, सूत्र 4 गुणित भुजा होता है ना, 4 गुणित भुजा पढ़े ना, चारों भुजा बराबर होती है, तो भुजा को जोड़ते हैं, भुजा 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 भुजा, उसका सूत्र क्या बन गया है, 4 गुणित भुजा। तो इसका हम कैसे निकाल लेंगे, इससे ये वाला जो है, ये जो सेंटेंस है, ये जो हमारा इक्वेशन आया है 4 गुणित भुजा बराबर 64, इससे हम इस भुजा का मान को निकाल लेंगे, ये भुजा को निकाल लेंगे। ये 4 अभी गुणा में है, जब पक्षांतर होगा तो क्या होगा, 64 से भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 64 से भाग हो जाएगा। तो हमारा भुजा कितना आ गया, 16 आ गया ना, भुजा कितना आ गया, 16 आ गया। और जैसे ही भुजा आ गया, अब तो क्षेत्रफल निकालना आसान है ना, भुजा आ गया तो क्षेत्रफल निकालना आसान है। क्या सूत्र है क्षेत्रफल का, भुजा गुणित भुजा, और भुजा हमारी आई है 16, तो 16 गुणित 16 256। और देखिए, परिमाप किस में आया है, सेंटीमीटर में, सॉरी परिमाप किस में था, सेंटीमीटर में, और ये किस में आया है, क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर। ये मैं बार बार बोलूंगी ना, इकाई को हमेशा ध्यान रखिएगा, इकाई बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ग इकाई किसमें हमारा हो रहा है, वो जब हम 3D पढ़ेंगे तो और वो घन में आएगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी बन जाएगा ना, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट एक भी क्वेश्चन मैं आपको नहीं बता रही हूँ, सारे इनडायरेक्ट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप बहुत बेसिक सा पढ़ेंगे ना बस, और फिर आप सोचेंगे कि बनेगा, तो नहीं बनेगा। थोड़ा सा जो ये वेरिएशंस है ना, इसको आप ध्यान रखेंगे, जरूर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी आयत की लंबाई दुगनी, देखिए ये कब आया है, 2018 में आया है ये सीटेट में, है ना। तो ये क्या बोल रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई दुगनी कर दी जाए, यदि किसी आयत की लंबाई दुगनी कर दी जाए, चौड़ाई को नहीं छेड़ना है, चौड़ाई उतना ही रहेगा, तो उसके परिमाप और क्षेत्रफल दोनों दुगने होते हैं, कि परिमाप दुगना होता है लेकिन क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है।
4 ऑप्शन दिए हैं। तो अब मैं कैसे, ये तो कोई रटने वाली बात नहीं है कि किसी आयत की लंबाई को दुगनी कर दे। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, करके देखना है। ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं उसको। ट्राई करिए, एरर आएगा, ट्राई करिए, दूसरा एरर आएगा, फिर से ट्राई करिए, इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड। मैं इसको अब सॉल्व करके दिखाऊंगी। ये क्वेश्चन आपको क्लियर है ना? आयत की लंबाई को डबल कर रहे हैं और चौड़ाई एज इट इज है। अब देखते हैं, इसका आंसर तो सी है, लेकिन आंसर बताना मेरा उद्देश्य नहीं, आंसर कैसे आया ये मेरा उद्देश्य है। देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। मान लेते हैं लंबाई, अब इसमें तो लंबाई चौड़ाई नहीं दिया तो मुझे मानना पड़ेगा ना। तो मान लेते हैं लंबाई हमेशा ज्यादा होती है, इसलिए मैंने लंबाई ज्यादा रखा है 5, चौड़ाई क्या रखा है मैंने 3। अब मान लीजिए लंबाई 5 और चौड़ाई 3 है, तो परिमाप क्या हो जाएगा, इस माप से अगर मैं परिमाप निकालना चाहूं तो 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई होता है सूत्र। तो क्या आ गया मेरा, 2 गुणित 5 धन 3 क्या होता है 8, 2 अट्ठे 16 हो गया। और क्षेत्रफल क्या हो रहा है, लंबाई गुणित चौड़ाई, 5 तिया 15। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्लियर है ये एकदम। अब देखिए जो इसमें एक कंडीशन लगा दिए, क्या कंडीशन लगा दिए, लंबाई आपकी डबल हो रही है। लंबाई क्या हो रही है आपकी, डबल। लंबाई मतलब अब 5 से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लंबाई कितना हो जाएगा, 10। अब देखिए ऊपर वाले फॉर्मूले में जहां 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 5 था वहां वहां मैं क्या रख रही हूँ, 10। 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, चौड़ाई में कोई अंतर नहीं आया है, चौड़ाई ये भी 3 था, देखिए ये भी 3 है ना, इसमें कोई अंतर नहीं है। लंबाई लेकिन क्या हो गया है, यहाँ 5 था, यहाँ क्या हो गया 10 हो गया। यानी मैं यहाँ कंडीशन लगा रही हूँ, लंबाई को दुगनी करके अब मैं परिमाप और क्षेत्रफल निकाल रही हूँ, है ना। तो क्षेत्रफल देखिए क्या आ गया, लंबाई गुणित चौड़ाई 10 गुणित 3 30 आ गया, और हमारा परिमाप आ गया 26। मैंने दोनों कंडीशन से परिमाप और क्षेत्रफल निकाले। पहला कंडीशन जब लंबाई 5 है चौड़ाई 3 है, और जब मैंने लंबाई को डबल कर दिया तब भी मैंने परिमाप और क्षेत्रफल निकाला। निष्कर्ष क्या आया, निष्कर्ष ये आया कि क्षेत्रफल डबल हो गया है, क्षेत्रफल 15 से 30 बन गया है, लेकिन परिमाप बढ़ा तो है लेकिन डबल नहीं हुआ। यही हमारा निष्कर्ष आया ना। 16 था पहले परिमाप, अब कितना हुआ है 26, यानी बढ़ा तो है लेकिन डबल नहीं हुआ है। 16 का डबल तो 32 होता है। लेकिन क्षेत्रफल देखिए पहले 15 था, अब कितना हो गया 30। आप चाहे तो एक और एग्जाम्पल लेके भी इसको कर सकते हैं, लेकिन ये सही है। और अगर मैं पिछले क्वेश्चन में जाऊं तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, क्षेत्रफल दुगना हो जाता है, सी ऑप्शन। क्षेत्रफल दुगना हो जाता है लेकिन परिमाप केवल बढ़ता है, वह आवश्यक नहीं कि दुगना है। ठीक है, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग थोड़ा सा भले 1 मिनट लगे, लेकिन एक छोटा सा वैल्यू लेकर, बहुत छोटा नंबर लीजिएगा ना जब भी आप लेते हैं। जैसे मैंने 3 और 5, अब बड़े बड़ा नंबर लेंगे फिर उसको इंटू डिवाइड करने में आपको टाइम लगेगा। तो हमेशा वंस अगेन जल्दी से थोड़ा समझेंगे। पहले मैंने क्या किया यहाँ पे, पहले मैंने माना, ये मैं ट्रायल और एरर मेथड से बता रही हूँ ना, लंबाई 5 है चौड़ाई 3, मैंने माना है ना, ये माना है। लंबाई क्योंकि ज्यादा रहती है लंबाई को ज्यादा लिया है। अब ऐसा नहीं कि चौड़ाई को आप 3 ले रहे हो, लंबाई को 5, है ना। तो लंबाई हमेशा ज्यादा रहती है। अब जो पहला जो मेरा ये जो मैंने माना है, जो इसका वैल्यू, इससे मैं क्या निकाल रही हूँ, परिमाप कितना आ गया 16 आ गया, और क्षेत्रफल कितना आ गया 15 आ गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, जो इस प्रश्न में पूछा था कि लंबाई को डबल कर दीजिए, तो लंबाई कितनी है हमारी 5 है ना लंबाई, तो उसका डबल कितना होता है 10। अब आप सेम पेरीमीटर के फॉर्मूले में 2 इंटू एल प्लस बी, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई में, लंबाई में 5 की जगह पे क्या रख देंगे 10, और क्षेत्रफल के लंबाई गुणित चौड़ाई फॉर्मूले में क्या रख देंगे 10। जहां जहां 5 था वहां वहां क्या रखना है हमको, 10 रख दिया हमने। क्यों रखा है हमने, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है। तो अब जब आंसर आया तो क्या दिख रहा है, देखिए पहले परिमाप 16 था, अब कितना बन गया 26, यानी बढ़ा है लेकिन डबल नहीं हुआ है। पहले क्षेत्रफल 15 था लेकिन अब कितना हो गया 30 हो गया। यानी क्या हो रहा है, क्षेत्रफल एरिया जस्ट डबल हो जा रहा है। अगर लेंथ डबल कर रहे हैं तो एरिया जस्ट डबल हो जा रहा है, लेकिन पेरीमीटर बढ़ तो रहा है लेकिन डबल नहीं हुआ। ये हमारा कंक्लूजन निकला। और ये हम कैसे निकाले हैं, हमने कुछ रटा नहीं, हम इसको करके देखे हैं, है ना। तो आप अलग अलग लीजिए, कोई 5 3 लीजिए, कोई 4 3 लीजिए, कोई 3 2 लीजिए, कोई 3 1 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबका जो आंसर जो आएगा ना कंक्लूजन, वो आखिरी में एक ही आएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये जो है
ट्रायल और एरर से बनेगा। इसको आप सॉल्व करके देखिए और खुद आप कंक्लूजन तक जाएं कि अगर ये कंडीशन अपनाते हैं तो उसका क्या है। ठीक है, ये हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है कथन और कारण वाला, एक मैंने रखा है क्योंकि इसमें बहुत से लोगों को डाउट होता है। हाँ, कथन है, थैंक यू सभी को। वर्ग देखिए, कथन और कारण में ना हमेशा 2-3 बार पढ़िएगा। कथन क्या है? वर्ग का परिमाप 4 गुणित भुजा होता है। ठीक है, ये तो जान रहे हैं ना, वर्ग का परिमाप 4 गुणित भुजा होता है क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती है। कारण क्या है? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। कारण क्या बोल रहा है? क्यों 4 गुणित भुजा ले रहे हैं? क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती। अब बताइए, ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। दोनों सत्य है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता। ए सत्य है, आर असत्य है, ए असत्य है, आर सत्य। देखिए, मैं इसका एक ट्रिक आपको, मतलब जो मैं यूज करती हूँ, सी और डी तो बिल्कुल खारिज कर दीजिए आप, क्योंकि ये दोनों कथन सत्य है। वर्ग का परिमाप 4 गुणित भुजा होता है और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर भी होता है। ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि ए और आर दोनों सही है। तो आपके दो ऑप्शन, तो बोलते ना वो 50-50 ऑप्शन, कौन बनेगा करोड़पति में, तो 50-50 ऑप्शन लगा दीजिए इसमें। तो सी और डी तो ऐसे ही हट गए। क्यों हट रहे हैं? क्योंकि है ही नहीं ना, दोनों सही है। और सी और डी में क्या बोल रहा है? आर को सत्य बोल रहा है, डी में ए को असत्य बोल रहा है। तो ए और बी से चुनना है। अब आप देखिए, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। जो फॉर्मूला बना है 4 गुणित भुजा, वो क्यों बना है? ये कारण तो उसका यही है ना कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर है, इसलिए बना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ए। ठीक है, उत्तर क्या होगा? ए। आप क्लियर हो पाए हैं ना? किसी को ए बी में कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई ऐसा है जो ए बी में कंफ्यूजन है? सी डी तो एकदम से हट गए बहुत जल्दी, 20 सेकंड में आपके। ये दोनों में से आप देखिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी बना है, मैंने आपको बताया ना फॉर्मूला क्यों बना है, टाइम सेविंग के लिए। और ये इसका उसका कॉन्सेप्ट यही था कि क्योंकि चारों भुजाएं तो 4 बार क्यों जोड़ना, 4 से गुणा कर लो। तो इसलिए ये इसका सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, ये एक बहुत हार्ड वाला मैंने क्वेश्चन ले लिया है। आता है लेकिन मैं ये नहीं बोल सकती कि नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा एक नजर देखेंगे। अभी तक इतना समझे हैं तो ये भी समझ में आ जाएगा। बॉब 3 मीटर चौड़ाई तथा 4 मीटर लंबाई वाले कमरे में वर्गाकार टाइलें लगाना चाहता है। जो कमरा है ना, उसका मेजरमेंट दिया है, लंबाई चौड़ाई। ठीक है, कितना लंबा? 4 मीटर, और चौड़ा कितना? 3 मीटर। यानी वो जो कमरा है उसका हमको दोनों मेजरमेंट पता है। अब उसमें वो बॉब है, वो क्या लगा रहा है? टाइल लगा रहा है। वो जो टाइल है वो 1x1 का नहीं है, वो कितने का है? 0.5 का है। वर्गाकार टाइल है, यानी ये समझ लीजिए चारों साइड बराबर होगा 0.5। और इसका टाइल का क्षेत्रफल कैसे आएगा? 0.5 इंटू 0.5 करने से। और उस कमरे का क्षेत्रफल कैसे आएगा? 3 गुणित 4 करने से। समझ रहे हैं ना? हमको कमरे का भी क्षेत्रफल निकालना है और उस टाइल का भी क्षेत्रफल निकालना है, और कमरे के क्षेत्रफल से उस टाइल के क्षेत्रफल को भाग कर देना है, तो हमारा आ जाएगा कि उस कमरे में कितनी टोटल टाइल्स लगेगी। ठीक है, यहाँ पर आप इस प्रश्न को क्या समझ पा रहे हैं? यहाँ पे जो दिया है, कमरे का मेजरमेंट दिया है, तो कमरे का एक कमरा है भाई, एक कमरे में कितनी टाइल्स लगेगी, और एक टाइल का हमको मेजरमेंट पता है। तो कितनी टाइल लगेगी ये कैसे लगाएंगे? मैं पूरा कंप्लीट निकालूंगी, उसमें से एक का निकाल के डिवाइड कर दूंगी। यही तो होता है ना। अगर 12 अंडे का कीमत इतना है तो एक का कैसे करते हैं आप लोग? भाई डिवाइड करके करते हैं ना। तो टोटल यहाँ पे ज्यादा क्या है? फर्श का क्षेत्रफल ज्यादा है और टाइल का क्षेत्रफल कम है, तो हमेशा ज्यादा से कम को क्या करते हैं? भाग देते हैं। 12 आया, फर्श का क्षेत्रफल 12 क्यों आया? क्लियर है ना आप लोग? क्योंकि उसकी लंबाई कितनी है? 4, और चौड़ाई कितनी है? 3। 4 तिया 12। और टाइल का क्षेत्रफल क्यों 0.5 इंटू 0.5 हुआ? क्योंकि एक वर्गाकार टाइल है, वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती। 0.5 अगर एक भुजा है तो दूसरी भी 0.5 होगी, तीसरी भी 0.5 होगी, चौथी भी होगी। तो 0.5 और 0.5 को इंटू करते हैं तो क्या आता है? 0.25। अच्छा, ये डेसिमल वाले में आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं है ना? मल्टीप्लीकेशन में किसी को है क्या डाउट? नहीं है ना? नो बोल रहा है। ओके, ठीक है। तो क्या किया मैंने? 12 से 0.25 को मैंने भाग दे दिया। कितना आ गया आंसर? 48 टाइल्स। तो मतलब मैं चाहती हूँ कि आप, जो होता है ना, क्या बोलते हैं हम, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, इसके जो 6 लेवल होते हैं ना, आप 6वें लेवल तक भी जरूर जाइए।
तो ये जो क्वेश्चन है ना वो आपका एकदम एनालाइज और वो वाला है, क्रिटिकल वाला है। तो यहां तक भी आप आए, केवल आप सिर्फ नहीं कि चारों घेरा परिमाप है और अंदर का जो एरिया है वो क्षेत्रफल है, इतना ही समझे, ये नहीं, इससे ज्यादा समझे। और इससे रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम बना लेंगे। ये अगर आप आज कॉन्फिडेंस फील कर पा रहे हैं तो मेरी क्लास का कोई मतलब है ना। यहाँ पे मैं ये करूं कि अब बंद करें हम, 7:30 हो रहा है। ये 3 ही स्लाइड है मेरे गणित शिक्षण में, शिक्षण अधिगम सामग्री। वैसे तो 3 क्लास से मेरा ये मिस हो ही रहा है, अगर अभी भी होगा तो कोई बात नहीं। अब एकदम से 5 मिनट में हम इसको कर लेते, बहुत इजी है। देखिए आप इसको फट से देखिए आप, ये देखिए इसी एक ही स्लाइड आपका पूरा है इसमें, बस ये स्लाइड को आप देख लीजिए। आप बताइए इसमें से आप कितनी चीजें जानते हैं। चलिए मैं यहाँ पॉइंटर रख रही हूँ, बताइए ये क्या है, ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, ये लिखिए आप लोग चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिखिए क्या है ये। घन बोलते हैं, घन बेलन नहीं है, वो 3D है मैडम, 3D का नहीं किए हैं आज, 2D ही रखे हैं। आप लोग के कोर्स में 2D तक ही है, जब जब आकृतियों की बात आएगी ना तब उसमें 3D को भी कवर करेंगे। संख्या रेखा है, वेरी गुड, नंबर लाइन है, ठीक है। आपको अब ये समझना है कि नंबर लाइन से हम क्या क्या पढ़ते हैं, ये आपको समझना। आपके क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि इस अवधारणा को पढ़ने के लिए कौन सा शिक्षण अधिगम सामग्री उपयोग में लाया जाता है। आप प्रश्न समझ रहे हैं कैसे आएगा आपका टेट में प्रश्न। मैंने एक प्रश्न भी रखा है आपके उसके लिए, तो ये देख लीजिए आप। पहला है आपका नंबर लाइन। नंबर लाइन से आप क्या क्या पढ़ाते हैं आपको पता है ना। नंबर लाइन में 0 होता है, सामने पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और पीछे तरफ निगेटिव नंबर्स। ओके, ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा ये वाला बताइए तो, लाल पीला वाला क्या है। ये लाल पीला वाला क्या दिख रहा है, ये कौन सा टीएलएम है, कौन सा एलटीएम है, कौन सी सामग्री है ये। कोई नहीं बोल रहे। जो सुंदर दिखती है तक थैंक यू, लेकिन अभी इसको देखते हैं, भिन्न है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ब्लॉक्स दिख रहे हैं आपको, ये फ्रैक्शन ब्लॉक्स। देखिए जो फ्रैक्शन वॉल बनाते हैं ना, आपने पढ़ा है क्या, फ्रैक्शन वॉल, भिन्न की दीवार, है ना। भिन्न की दीवार होता है ना, इसमें हम इस तरह के टाइल्स से, हम ब्लॉक से क्या कराते हैं, ये पूरा 1x1 है और ये क्या है 1x2 है, वही 1 का 2 हिस्सा है ना। तो ये अक्सर जो है ना ये आपका फ्रैक्शन पढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसी का एक दूसरा रूप मैं आपको दिखाऊंगी, थोड़ा नया टर्म होगा आपके लिए, वो जरूर याद रखिएगा। तो ये क्या होता है, फ्रैक्शन पढ़ाने का। अच्छा तीसरा बताइए ये क्या है, ये वाला क्या है, कौन सी सामग्री है, कौन सी सामग्री है ये। एबेकस बोलते हैं ना, वेरी गुड, एबेकस बोलते हैं। इससे हम क्या निकालते हैं, प्लेस वैल्यू, ठीक है, गिनतारा भी बोलते हैं जी। और इससे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, जो भी उसका प्लेस वैल्यू है, स्थानीय मान है, हम उसको बनाते हैं, ठीक है। तो या नाम याद रखिएगा ना, आपके भी एग्जाम में आएगा ये। पहला आपका नंबर लाइन है, ये है आपका फ्रैक्शन ब्लॉक्स हो गए, और ये है आपका गिनतारा या अबेकस। ये क्या है, ये लूडो की गोटी, जिसको हम क्या कहते हैं, पासा, डाइस कहते हैं, डाइस, है ना। तो डाइस से भी हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बच्चों को पढ़ाते हैं, ये सब आप लोग को पता है। इसके बाद ये है, ये वाला है नंबर चार्ट। क्या है ये, नंबर चार्ट, 1 से लेके 100 तक का चार्ट इसमें आपको दिखाई दे रहा है। तो इससे हम काउंटिंग पढ़ाते हैं, बिफोर, आफ्टर, रिवर्स काउंटिंग, इस तरह की बहुत सारी चीजें बताई जाती है, ठीक है। ये वाला बताइए ये क्या है, ये क्या है, ये वाला 163752, ये क्या है, नंबर कार्ड्स, फ्लैश कार्ड्स है ना, ये नंबर कार्ड्स, वेरी गुड। ये संख्या कार्ड है, ठीक है। अभी क्योंकि क्वेश्चन में आएंगे इसलिए मैं आपको रिपीट करा रही हूँ, वैसे तो आप सभी यूज करते होंगे। इसके बाद वाला बताइए, ये 3D, 3D है ना, ये 3D जो है, ये लकड़ी के या प्लास्टिक के मिलते हैं, ये 3D आकृतियां हैं, अलग अलग शेप्स की 3D आकृतियां, मतलब उसका लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, पूरा हम उसको छू के देख सकते हैं ना। और अगर 2D रहता तो कैसा रहता, पेपर में चित्र बना रहता। 2D कब बोलेंगे, पेपर में चित्र होगा। चूंकि ये ठोस है, ठोस त्रिविमीय आकृतियां हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम, 3D शेप्स कहते हैं। और ये हम इसको पूरा छू के अपने हाथ में रख के बच्चे इसकी प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से समझते हैं। ये वाला बताइए, ये जियो बोर्ड है, कई लोग लिखे हैं, खील लगा रहता है, खील से हम रबर से क्या करते हैं, जियो, हाँ जियो बोर्ड
इससे हम क्या पढ़ाते हैं, आकृतियां पढ़ाते हैं, हम उसके प्रॉपर्टीज पढ़ाते हैं, बहुत सारे शेप्स की, हम इससे बहुत सारे थ्योरम्स भी पढ़ाते हैं। जब हायर लेवल में आप जाएंगे ना तो जियो बोर्ड बहुत यूजफुल होता है, और छोटे क्लास के लिए तो बहुत अच्छा। मैं तो सर्कल को जियो बोर्ड से ही पढ़ाती हूँ। तो जियो बोर्ड है ये, है ना, नाम याद कर लीजिए थोड़ा सा। इसके बाद वाला ये जो 60 टुकड़े है, ये क्या है, 10 ग्राम है। ये क्या है, 10 ग्राम। ठीक है, क्या है, 10 ग्राम। 10 ग्राम में 7 टुकड़े होते हैं, और खासकर हम इसको किस चीज के लिए प्रयोग करते हैं, क्या पढ़ाते हैं आप इससे, ये भी ज्यामिति पढ़ाने का एक वो है, उपकरण है। ज्यामिति आकृतियां, उनकी जो वो प्रॉपर्टीज होते हैं, उनको समझाने के लिए हम 10 ग्राम का प्रयोग करते हैं। आपको पता है 10 ग्राम की स्टोरी कितनी बहुत मजेदार स्टोरी है। ये जो 10 ग्राम पजल है, ये चीन में इसको इसका इसका वो किया गया था, खोजा गया था, और बाद में ये इतना फेमस हुआ कि ये पूरे देशों में ये आज बहुत ही वो है। और इन 7 टुकड़ों से बच्चे क्या क्या नहीं बना सकते, हजारों प्रकार की आकृतियां। और इन 7 प्रकार के फिगर्स के बीच भी एक बहुत अच्छा रिलेशन है ना जी, मैंने बताया था आप लोग को ट्रेनिंग में। चलिए, तो अभी वो बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं, अभी नाम बस याद कर लीजिए और वो क्या चीज में काम आता है। ये वाला क्या है, ये भी जियो बोर्ड है ना, तो ये भी जियो बोर्ड है ना, 2 आ गए फिगर डालते समय, मुझे ध्यान नहीं रहा। और ये लास्ट वाला क्या है, ये वाला, ये ज्यामितीय उपकरण है ना, जो हमारा चांदा होता है, प्रोटेक्टर होता है, स्केल होता है, ये सब हमारे क्या है, ज्यामितीय उपकरण है। तो ये सब से आप परिचित है, इन सभी शिक्षण अधिगम सामग्रियों से। अब एक में आपको ये इसका देख लीजिए क्या यूज है। गिनतारा किसके लिए इस्तेमाल होता है, संख्या सिखा सकते हैं हम, प्लेस वैल्यू स्थानिक मान सिखा सकते हैं। जियो बोर्ड से हम ज्यामिति सिखा सकते हैं, आकृतियां सिखा सकते हैं। संख्या चार्ट से हम गिनती और पैटर्न सिखा सकते हैं। पैटर्न कैसे, आगे से पीछे, पीछे से मतलब बैक काउंटिंग, रिवर्स काउंटिंग। पैटर्न के लिए दो दो डबल रिपीट वाले नंबर्स कौन से हैं, जैसे 22, 33, 44, 55, ये सब डबल रिपीट वाले नंबर्स है ना। तो ये पैटर्न भी इससे सिखाया जाता है, ठीक है। और संख्या रेखा से क्या सिखाते हैं हम, संख्या का क्रम सिखाते हैं, कैसे जीरो के पहले निगेटिव नंबर्स है, जीरो के बाद पॉजिटिव नंबर्स है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। जोड़ घटाव की अवधारणा हम सिखाते हैं, धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं सिखाते हैं, इवन हम भिन्न भी सिखाते हैं। जो 0 और 1 के बीच आते हैं ना, जो ऐसे नंबर, जो ऐसे फ्रैक्शन जो 1 से कम हो, वो हम 0 और 1 के बीच नंबर लाइन से सिखाते हैं, है ना। अब यहाँ पर एक नया आप टर्म देख रहे होंगे, क्यूजीनायर रॉड्स। क्यूजीनायर रॉड्स थोड़ा नया होगा आपके, इसलिए मैंने इसको अलग स्लाइड में डाला है। मैंने वो वाली भीड़ में इसको नहीं रखा, क्योंकि फिर हो सकता है किसी का ध्यान ना जाए। क्यूजीनायर रॉड्स आता है एग्जाम में, बहुत बार आया है। विभिन्न लंबाई की छड़ों द्वारा आधा एक, जो आप फ्रैक्शन वॉल्स में देख रहे थे ना, ये भी उसी तरह का होता है, लेकिन इसका पर्टिकुलर नाम है, इसका नाम है क्यूजीनायर रॉड्स। ये जो है वो फ्रैक्शन के ही प्रॉपर्टीज को दिखाने के लिए यूज होता है। मान लीजिए ये जो ग्रीन वाला आप चित्र देख रहे हैं, ये है 6 बराबर भाग है। अगर मैं इतने भाग की बात करूं, मान लीजिए चॉकलेट का मैंने इतना हिस्सा खाया, तो मैंने कितना खाया, 1/6 हिस्सा मैंने खा लिया, है ना। तो ये जो है, ये भी फ्रैक्शन के इसको सिखा रहा है, लेकिन ये नाम नया था, इसलिए मैंने इसको आपके लिए अलग स्लाइड में रखा। तो ये है क्यूजीनायर रॉड्स, याद रखिएगा, ये बहुत बार आया है। अब इसका ये देख लीजिए, आप पासे का क्या काम है, गिनती कराता है, जोड़ घटाओ। क्या हम 2 पासे से नहीं कर सकते, एक में 3 आया एक में 4 आया, जोड़ो, गुणा करो, घटाओ। तो इस तरह से होता है। संख्या बोध है, प्रायिकता की अवधारणा, पासा से ही तो प्रायिकता होता है ना। 2 पासे में एक आने की या सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी, प्रोबेबिलिटी की बात कर रही हूँ। 8th क्लास में है, आप देखेंगे। प्रोबेबिलिटी भी बहुत अच्छा टॉपिक है, पता नहीं लेकिन आपके कोर्स में नहीं है, मैंने नहीं देखा है सिलेबस में। गणितीय कार्ड से हम संख्या पहचान, गिनती, संख्या तुलना, बुनियादी गणितीय संक्रियाओं की अवधारणा सिखा सकते हैं। 10 ग्राम से हम ज्यामितीय आकृतियों को, सम्मिति है ना, याद रखिएगा 10 ग्राम में कैसे है, मैं ये भी आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, अभी थोड़ा टाइम हम ज्यादा चले गए हैं। तो ये सभी चीजें हम 10 ग्राम से पढ़ते हैं। 3D मॉडल से हम उनका आकृतियों के गुणों की अवधारणा पढ़ते हैं, उसका लंबाई, चौड़ाई, आयतन, क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका परिमाप, मतलब परिमाप तो खैर 3D में नहीं होता। 3D में क्या होता है, परिमाप जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल में बदल जाता है। जब 2D में ही हमको परिमाप मिलेगा, हमको पृष्ठीय
क्षेत्रफल मिलेगा 3D आकृतियों में, जब हम कोन, क्यूबाइड और जो प्रिज्म होता है ना, ये सब चीजें जो होती है उसमें हमको कभी भी पेरीमीटर नहीं दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हम पूरा लेते हैं, और एक दूसरा होता है क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको कि मैं हिंदी में नहीं अभी याद आ रहा है मुझे। और लास्ट था आपका जो रूलर, प्रोटेक्टर, कंपास, मापक फीता, जो एक ज्योमेट्री का टूल बॉक्स था, वो किस लिए काम आता है? लंबाई, दूरी, कोण, वृत्त निर्माण, मापन की अवधारणा के लिए। ये चीजें बस आप इतना याद रख लीजिए, आपका इससे TLM LTM से संबंधित सारे क्वेश्चन अब आपके बनेंगे, है ना। 10G का थोड़ा टाइम दे, क्या मैं नहीं पढ़ पाई कुछ। यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने सीटेट से निकाला है, देखिए आप इसको। बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्न में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? देखिए ऐसा नहीं है, जियो बोर्ड से भी शायद आप फ्रैक्शन पढ़ा सकते हैं, एबेकस से भी शायद आप, लेकिन यहाँ पे देखिए एक वर्ड है अत्यंत उपयुक्त। सबसे ज्यादा उपयोगी कौन सा है? क्यूजीनायर रॉड्स। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आएंगे। ये जो अभी मेरा 3 स्लाइड था ना आखिरी का, उसमें से ये वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, और इसी टाइप का, अब ये मैंने एक फ्रैक्शन के लिए लिया, ऐसे ही आपको अलग अलग आएंगे। तो ये जो चित्र वाला है स्लाइड, ये आप अच्छे से कर लीजिए। क्यूजीनायर रॉड्स का तो क्वेश्चन आ ही गया है इसमें, तो इसी में से आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा, देखिएगा मैथ्स में, इससे LTM से संबंधित। तो 3 क्लास से छूटे छूटे अब हो गया, चूंकि आप लोगों ने एक्स्ट्रा टाइम दिया इसलिए। सो थैंक यू सो मच। यहीं पे मेरी क्लास समाप्त होती है। अगर किसी को कुछ डाउट है तो मैं अनम्यूट कर दे रही हूँ, किसी को कुछ डाउट है तो जरूर पूछ ले। और समय मैंने थोड़ा ज्यादा लिया, 5 मिनट चला भी गया था। हेलो मैम, गुड इवनिंग। जी जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 10 ग्राम को थोड़ा बता। 10 ग्राम के बारे में जी, क्या हुआ था? चीन के जो राजा थे ना सर, क्या नहीं दिखाई दे रहा? वो क्या बोलते हैं, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है मैम। अच्छा, मैं 10 ग्राम को दिखाऊं? 10 ग्राम अब दिख रहा है? जी। नहीं दिख ये रहा है वाला, ये मैम। वाला, ये इसमें 1 2 3 4 5 6 7 जो लिखा है, ये 10 ग्राम है। ठीक है, इसकी कहानी सुनाती हूँ, बहुत अच्छी कहानी है, सर ने पूछा है तो। चीन के जो राजा थे ना, वो अपनी महल की खिड़कियों के लिए वो कांच जो रहता है ना खिड़कियों में, वो उनका था इच्छा कि हम वर्गाकार कांच के टुकड़े लगाए खिड़कियों में। तो देख देख आपको पता ही होगा 10 ग्राम हमेशा वर्ग के आकार का ही होता है, स्क्वायर शेप में होता है। तो क्या हुआ, वर्गाकार खिड़कियां कांच का तैयार कर रहे थे सारे लेबर्स। तो वो जो कांच तैयार हुआ था वर्ग के आकार का, वो 2 उसके सिपाही या जो भी है, वो ले जाते उनके हाथ से गिर जाता है वो कांच का टुकड़ा वर्गाकार, और वो क्या हो जाता है, 7 टुकड़े में ऐसे ही टूट जाता है। ये जो 7 टुकड़े आपको दिख रहे हैं ना, एज इट इज ये वो जो कांच का टुकड़ा होता है स्क्वायर शेप का, वो ऐसे टूट जाता है। और फिर वो लोग डर जाते हैं कि अरे अब राजा तो हम लोग को छोड़ेगा नहीं, हमको बहुत डांट पड़ेगी, या हो सकता है हमको मृत्यु की भी सजा मिल जाए, पहले तो ऐसा ही होता था। तो उन्होंने क्या किया, चुपचाप ले गए उस टुकड़े को जो टूटा था, और उसको ले जाके वो लोग अलग छुप गए कमरे में, और वहां पर अलग अलग उनको जोड़ जोड़ के बनाते गए। और हर बार वो जब उन 7 टुकड़ों को जोड़ते थे तो वर्ग तो कभी नहीं बना, लेकिन कभी बिल्ली बनता, कभी कुत्ता बनता, कभी पतंग बनता, कभी घर बनता, कभी मछली बनता। इतने प्रकार की 7 टुकड़ों से इतने सारी आकृतियां बन गई कि वो जो है वो उनको मजा आने लगा। वो सारे सिपाहियों को बुला के, देखो ये कितना मजेदार है, ये 7 टुकड़ा जो बनाना चाह रहे वो तो बन नहीं रहा है, इतनी सारी आकृतियां बन रही है। तो यहीं से फिर राजा को पता चला, कहीं से उसने भी देखा, और यहाँ से फिर ये स्टोरी शुरू हुई। और उन्होंने फिर इस तरह के पुट्ठे के बनाए टुकड़े इसी आकृति के, और उसको एक 10 ग्राम पजल नाम दे दिया। और चाइना में ये पहले पाया जाता था। एक बार चाइना के राजा ने दूसरे देश के राजा, जापान के राजा की के बेटी के जन्मदिन में इसको जहाज के माध्यम से उसको गिफ्ट भेजा, और इस तरह से ये जो 10 ग्राम पजल है ये पूरे दुनिया में फैल गया। और आज जो है 10 ग्राम पजल मैथ सीखने का एक बहुत अच्छा उपकरण है, जो कि आप देखेंगे। यहाँ पे समिति की कैसे बात आ रही थी पता है? यहाँ पे जो ट्रायंगल्स है ना, आप देखेंगे ये जो 3 नंबर वाला ट्रायंगल है,
ये जो 6 नंबर वाला जो वर्ग है, 3 नंबर वाले ट्रायंगल को अगर आप आधा रखेंगे ना, ये 6 नंबर डबल मतलब 2 बार रखेंगे उल्टा करके, तो ये वर्ग बन जाएगा। तो ये सममित आकृतियां हुई ना, ये वर्ग का जो आधा हिस्सा है 6 नंबर का, ये 3 नंबर का ट्रायंगल का टुकड़ा है। तो इस तरह से सिमेट्री भी पढ़ाते हैं, मैं अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो सिमेट्री जब भी आएगा ना, तो आप 10 ग्राम पजल को जरूर उसमें टिक करिएगा, है ना। तो 10 ग्राम की स्टोरी बहुत अच्छी है, और मैं हमेशा अगर ट्रेनिंग में 10 ग्राम यूज करती हूँ तो उसको जरूर बताती हूँ। और किसी को कुछ डाउट है? किसी के और कुछ डाउट है? सब चले गए क्या, मैं ही बची हूँ क्या? मैम क्यूजिनारा वाला जी क्यूजिनारा वाला स्लाइड एक बार, रॉड्स वाला स्लाइड एक बार दिखाई हाँ, मैम लेना था। ये देखिए दिखाया मैंने। ये जो है ना, ये मतलब रॉड्स रहते हैं, मतलब छड़ रहती हैं, और ये जो है वो विभिन्न लंबाई की छड़ें रहती है। कोई आधा को दिखाता है, कोई 1/3 को, एक चौथाई को। इस तरह से ये अलग अलग जो है वो भिन्न की अवधारणा को बताता है। वहां पर हम कंपैरिजन भी कर पाते हैं कि कौन सा हिस्सा किसका कितना होगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो अवधारणा है, ये इसी से क्लियर होता है। ठीक है, तो इतना ही था आज की क्लास में। मैं स्टॉप करती हूँ शेयरिंग, और आशा करती हूँ कि मैडम आप फिर सभी कल को क्लास रहेगी आपकी? मेरी अगले मंडे। मैम वीक में 2 बार नहीं हो सकती मैडम मैथ्स इसका की वीडियो क्लास? मिल जाएगा क्या? आज की क्लास की वीडियो हाँ मिलेगा? हाँ रिकॉर्ड किया है सर मैंने, मिल जाएगा आपको। मेथ से क्लास 2 या 3 दिन होना चाहिए मैम। जी मेथ से क्लास को 2 या 3 दिन होना चाहिए वीक में। सुमित सर भी लेते हैं सर, सुमित सर भी लेते हैं नहीं क्लास। सुमित सर लेते हैं, लेकिन आप लेते तो ज्यादा अच्छा होता। सुमित सर तो लेते ही हैं। जी जी क्या है, हाँ, कोर्स एक बार आप रिवीजन भी कर पाते हैं। पिछले हफ्ते भी मेरी क्लास नहीं हुई थी, मेरे बच्चों का चयन हुआ था इंटरनेशनल ब्रिक्स, आपने सुना होगा, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 देशों का समूह है। जो इस बार समिट उनका इंडिया में ही हुआ था, तो उसमें हमारे बच्चे चयनित हुए थे, मेरे 2 बच्चे, और मैं उनको लेके आईआईटी तिरुपति गई थी, और इसीलिए मैं पिछले क्लास ले नहीं पाई थी। इसलिए मेरा एक क्लास भी मिस हो गया। लेकिन 2 कॉन्सेप्ट मैंने नोट करके रखे हैं, भिन्न और ज्यामितीय आकृतियां। तो ये मैं चाह रही थी कि मैं ले लूं दोनों, तो मेरे को एक ही क्लास मिल रही है अब, कब की, 3 तारीख की, 3 सितंबर की। तो देखते हैं आप लोग, सुमित सर से एक बार बोलिएगा जब सर की क्लास होगी, तो एक बार ट्राई करते हैं, अगर मिल गया तो ठीक है। थैंक यू सो मच। मेथ से क्लास होगी थोड़ा लंबा लीजिएगा मैम, 2 घंटे 2.5 घंटे का। आप भी थोड़ा समय निकालिए, हम भी समय निकालेंगे। वैसे तो हम लोगों को आवश्यकता है मैम के लिए। जी जी आप अपना समय निकालिए। क्लास ले लीजिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल मैम। हेलो मैम, 1 आध घंटे की।